हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्वस्थ विद वन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रिवीजन के पॉइंट्स हैं जो आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होंगे वो सब हम कवर करेंगे। साथ में एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था वीडियो से हिंदी पूरा कंटेक्स्ट हिंदी में चाहिए, तो हम लोग इसको बायलिंगुअल रखेंगे। पहले हम शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर साथ साथ में उसके इलेबोरेटिव पॉइंट्स दूसरी बुक से जो एनसीआईसीएम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्वस्वृत की निरुक्ति क्या है, क्योंकि ना बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो स्वस्थ वृत ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। स्व मतलब अपने बारे में, हमारी खुद के बारे में, वंस ओन के बारे में, और स्थ मतलब स्टेइंग। और जो वर्ड स्वस्थ है मतलब क्या, हमारी बॉडी को एक नेचुरल स्टेट में हेल्दी रखना। वृत मतलब जो हम फॉलो करेंगे, जो साइकिल हम फॉलो करते हैं, जिसे हम रेजिमेंट भी बोलते हैं, एक ऐसी साइकिल जिसको हम दिनचर्या साइकिल, ऋतुचर्या, जो एक पूरा साइक्लिक फॉर्म में हमें फॉलो करना है। उसे क्यों हमें फॉलो क्यों करना है, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। तो यही स्वस्वृत की निरुक्ति है। तो आपको इतना लिख कर आना है। फिर उसके बाद आपको देखो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है स्वस्वृत का, अगर वो रिलेटेड टू हेल्थ है, हेल्थ प्रमोशन है, तो आप इसको लिख सकते हो। पहले निरुक्ति फिर डेफिनेशन, उसका प्रयोजन। हर आंसर के लिए एक बेसिक क्वेश्चन की फॉर्मेट बन सकती है। तो सबसे पहले आपने ये लिखा स्वस्वृत की निरुक्ति, फिर लिखोगे डेफिनेशन। तो स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्माणि स्वसु रूपे स्थियति तत्वृतम स्वस्वृतम। तो ये इसका क्या होता है, डेफिनेशन आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम वाला, वो इसका प्रयोजन है कि हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। पहले प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है, फिर उसके आतुर के विकार का प्रशमन करना होता है। फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है कि स्वस्थ बेटर है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साथ साथ में हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्यम, जो हमें आरोग्य की 4 मूल बताए हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ भाव हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और साथ में आपको एक श्लोक ये वाला याद रखना है, समदोषा समग्निशा समधातु मलक्रिया प्रसन्न हाथ में इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब हम एक बार इसको इलेबोरेटिव फॉर्म में भी देखेंगे। तो लास्ट आपको क्या याद रखना है कि स्वस्वृत अगर हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम हेल्दी रह रहे हैं, आरोग्य रह रहे हैं, तो उस पर आपके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे खाने में रुचि आ जाती है, अनभिलाषा होती है, परिपाक खाने का प्रॉपर पाक होगा, सृष्ट विन मूत्र वातत्वम मतलब शरीर से जो विन है, मूत्र है, ये सब प्रॉपर निकलेंगे, और लाघवता फील होगी। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम, हमें बॉडी में, हमारी इंद्रियों में अच्छे से उसमें प्रसन्नता फील होगी। जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें सुख का अनुभव होगा। बलवर्ण आयुष्य में लाभ मिलेगा। तो अगर आपको किसी कोई श्लोक याद है तो वो लिख कर आ सकते हैं, जिसे याद नहीं हो वो उसके वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर हमें एक क्वेश्चन आ सकते हैं वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, जो आपको वाइवा में भी मेनली पूछते हैं। तो हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये आपको याद रखना है एज इट इज, कि फिजिकल डायमेंशन भी है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सारे डायमेंशन ऑफ हेल्थ आते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ जो जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इलेबोरेटिव फॉर्म एनसीआईसीएम का देख सकते हो। तो स्वस्थ और स्वस्थ से फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो क्या पूछेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्वस्वृत एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या लिखनी थी, स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्माणि स्वरूपो स्थियति तत्वृतम स्वस्वृतम, कि जो वृत, कर्म, व्यवहार अथवा आहार विहार, जो दोष, धातु, मल हमारी बॉडी के अंदर, इन सबको जो इसका नॉर्मल बैलेंसफुल स्टेट है, प्राकृत स्थान है, उस पर ही अगर रखता है, प्राकृत कर्मों पर रखता है, और हमारी बॉडी की जो प्रकृति है उसको स्वरूप बनाए रखता है, तो उसे हम स्वस्वृत कहते हैं। तो आपको ये लिख कर आना है। फिर नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका प्रयोजन है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। चाहे आप इंग्लिश में लिख दो, चाहे आप हिंदी में लिख दो, चाहे बायलिंगुअल, तो यही इसकी ऑब्जेक्टिव रहेगी। स्वस्थ के प्रयोजन को प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं, तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये श्लोक दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या, यथोचितम। फिर उसके बाद मतलब कि दिनचर्या फॉलो करना, रात्रिचर्या फॉलो करना, ऋतुचर्या फॉलो करना, साथ साथ में आपको क्या फॉलो करना, पालन इन सब का करना जैसे यथा निर्देश कहा गया है। इसी से व्यक्ति कैसे रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। इसके अलावा किसी चीज की नीड नहीं है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल सुधार रहे हो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉपर हित आहार का सेवन करना, हित ही विहार का सेवन करना, इसी के समक्षकारी जो रहता है वही स्वस्थ रहता है। सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला, सोच विचार कर सेवन करने वाला, सांसारिक जितने भी विषय है उसमें आसक्ति ना रखने वाला, दानशील होने वाला, ये सारे व्यक्ति क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो आपको यही लेबोरेटिव फॉर्म में जो आंसर लिखना है, सबसे पहले स्वस्वृत की निरुक्ति, दैट इज स्व अस्त वृत, ये आपको लिखना है। तीनों का मतलब, स्व मतलब क्या होता है, आपको ऐसे 2 वर्ड्स आप यहाँ से याद कर सकते हो, एक संयोजन, एक आप संपन्नत्वम, स्वामायित्वम, स्वामित्वम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अर्थात स्वतः मतलब अपनी दोष आदि की प्राकृत अवस्था या विकृत अवस्था का ज्ञान रखने वाला। स्वस्थ में स्त का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्थित रहना, ये आपको याद रखना है। स्थापन रखना है, स्थापयति स्थिरत्वम प्रतिष्ठायम, मतलब इसका स्थित रहना। फिर वृत मतलब व्यवहार, आहार विहार, डेली रेजिमेंट जो हमें फॉलो करनी, तो यहाँ से आपको लिखना है। फिर
स्वस्थ और स्वस्थस्य की अगर परिभाषा आती है, ये भी वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन पूछी जाती है दोनों, तो ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन सबने याद भी करी होगी, सुअष्टु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थः स्वस्थस्य भावः स्वस्थ अर्थ। तो आपको ये वाली डेफिनेशन स्वास्थ्य की होती है और ऊपर वाली स्वस्थ की। फिर उसके बाद यहाँ से हमने पढ़ लिया स्वस्थ की परिभाषा लिखनी है, स्वस्थ का ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से एक लॉन्ग आंसर फ्रेम हो सकता है कि स्वस्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, तब भी ये सब लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि डेफिनेशंस बताओ, तो वो लिखनी है। अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं हेल्थ का, तब भी आपको इंग्लिश से पहले यही सब पॉइंट्स लिखना है। तो बेसिकली मेरा मतलब है ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हर आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए स्वस्थ से रिलेटेड। अगर वो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है आयुर्वेद का, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिक चैप्टर है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण, जो अभी हमने पढ़े, समदोषा समग्निशा समधातु मलक्रिया प्रश्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ अभिधीयते। मतलब कि वात आदि दोष अपने प्राकृत अवस्था में जब रहते हैं, सप्त धातुओं का प्रॉपर निर्माण होता है, विंड मूत्र मल का जब धारण करके उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, तो हमारी आत्मा मन इंद्रिय सब प्रसन्न होकर उसको रखने को ही हम स्वस्थ कहते हैं। अब आरोग्य के लक्षण हमने पढ़ लिए, अन्न में रुचि होना, खाए हुए भोजन का सुखपूर्वक परिपाक होना, मल मूत्र आदि वात का सम्यक विसर्ग होना, शरीर में लघुता आना, इंद्रियों का प्रसन्न होना, सुखपूर्वक निद्रा आना, रात्रि जागरण ना करना, बल वर्ण एवं आयु का लाभ होना, मन की प्रसन्नता, अग्नियों की सम्यावस्था, ये आरोग्य के लक्षण है। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यही सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू WHO। पहले एब्सेंस ऑफ डिजीज बोला जाता था, लेकिन अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमने भी पढ़ ली है। फिर नेक्स्ट आपको इसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आप लिख सकते हो, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, फिजियो साइको सोशल कॉन्सेप्ट होता है, और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर WHO की जो डेफिनेशन हमने पढ़ ली वो 1948 में डिस्क्राइब करी गई थी, तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज लिख कर आनी है। फिर उसके बाद हमें जहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट अब देखते हैं। वो आता है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ शोधन क्या है स्वास्थ्य में, और संचित और असंचित क्या होता है। तो आयुर्वेद में संचित और असंचित दोषास की स्टेट बताई जाती है, जो बहुत सारे रोगों के उत्पन्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनका हमें प्यूरिफिकेशन शोधन करना होता है ना। तो अगर संचित अवस्था होती है तो उसको हम लोग, जब दोष एक्यूमुलेट होते हैं, जब वो इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसको हम संचित दोष कहते हैं। मतलब जो अपने स्थान पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए, अभी डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हुई है लेकिन वो स्टार्ट हो गए, अगर हम संचित अवस्था में ही दोषों को वापस बॉडी से या तो रिमूव कर दे, शोधन उसमें हेल्प करता है उनको रिमूव करने के लिए। तो यही चीज यहाँ लिखी है। फिर नेक्स्ट आता है जो आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। WHO की 3 स्टेजेस बताए, 3 मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरियाज जो हेल्थ के डायमेंशंस के बताए हैं। PSM आपको ऐसे याद रखना, फिजिकल सोशल एंड मेंटल। जो ये सब्जेक्ट है स्वस्थ, वो आपको पता है, ये प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन इसका नाम है। तो PSM, तो फिजिकल सोशल एंड मेंटल। फिजिकल डायमेंशन जो एट्रीब्यूट करता है वो क्या बताता है कि हमारी बॉडी का फिजिकल एट्रीब्यूट, सब कुछ बाहर से जो देख पा रहे हैं हम, गुड कॉम्प्लेक्शन, साफ सुथरी स्किन, ब्राइट आईज, लश्चरस हेयर, नॉट टू फैट नॉट टू थिन, स्वीट ब्रीथ, गुड एपेटाइट, साउंड स्लीप, ये सारा इसमें आता है। मेंटल डायमेंशन के अंदर क्या आता है, जो मेंटली मतलब जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, कि पर्सन जो है वो मेंटली फिट है या नहीं, वो यहाँ पे आता है। कि वो वेल एडजस्टेड है, क्रिटिसिज्म, उसकी बुराई करते हैं तो सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, अगर उसकी गलती है इजीली उस बात से वो बहुत प्रोवोक या अपसेट नहीं हो रहा है, उसकी खुद की आइडेंटिटी वो सर्च करते हैं, अपने बारे में स्ट्रॉन्ग सेंस और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको है, ये सब मेंटल डायमेंशन में। सोशल मतलब जो हमारे आसपास से हार्मोनी हम मेंटेन करते हैं, कि कैसा इंटीग्रेशन है पूरी सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ कैसी बातचीत है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल की इसमें आती है, साथ साथ में उसकी सोशल स्किल्स के बारे में भी पता चलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबिंग, ये भी शॉर्ट में आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबिंग किसी इंडिविजुअल या पूरे ग्रुप के लिए ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरीके के कंपोनेंट में डिवाइडेड है, यही पूछा जाता है MCQ में भी। जो स्टैंडर्ड ऑफ दो कंपोनेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेलबिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और दूसरा लेवल ऑफ लिविंग है। तो इसमें क्या आता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम खर्चा, जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग यूजुअली स्केल से जो मेजर कर रहे हैं, जैसे कि एक यूजुअल स्केल जो हमारा हमें सामान लेना है, गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं और सर्विस जो हम इंजॉय कर रहे हैं, ये हम बोलते हैं ना वो बहुत हाई स्टैंडर्ड इंसान है, गुच्ची का बैग है किसी पे, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां से डिफाइन हो रहा है। इसमें सब कुछ आ जाता है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, उसका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, घर कैसा है, उसके अम्यूजमेंट और कंफर्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग, तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। लेवल ऑफ लिविंग में एक पैरेलल टर्म है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जैसा है, जो यूनाइटेड नेशन ने बताया। इसमें 9 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं।
क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, हम खाना खा रहे हैं, फूड, उसका कंजम्पशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, और लास्ट में ह्यूमन राइट्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, ये आपको याद रखने हैं। फिर दो कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं सब्जेक्टिव, जिसमें क्या आते हैं, पूछा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के पाया गया है कि इसकी जो रीसेंट डेफिनेशन है कि कॉम्पोजिट मेजर ऑफ जो हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, जो इंडिविजुअल अपने परसीव कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, इसमें क्या आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं हैप्पीनेस को क्वालिटी में, तो हैप्पीनेस, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका ग्रेटिफिकेशन लेवल, उसकी आपस में जो सोसाइटियल चीजें हैं, जैसे मैरिज है, उसकी फैमिली है, उसका फैमिली वर्क है, हेल्थ है, उसकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उसे कितनी मिली है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, घर में स्ट्रेस तो नहीं है, ये सारी चीजें आ जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब हम हमारा लॉन्ग आंसर के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है दिनचर्या। ठीक है, इससे तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डेली रेजिमेंट में जो दिनचर्या है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सब कुछ लिखना होता है, पूरा एक फॉर्मेट है इसका भी कि दिनचर्या की परिभाषा, उसका उद्देश्य, उसका महत्व, और उसके बाद सारे जो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं वो सारे इसमें लिखने हैं। इसके अंदर भी अलग अलग चीजें हमें याद रखनी होती है, जैसे कवल और गंडूश में क्या डिफरेंस है, उष्ण जलपान का क्या फायदा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रिवेंशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स ऑफ आयुर्वेद। तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम दिनचर्या के बारे में देखें तो दिनचर्या की परिभाषा क्या है, प्रतिदिन हम कर्तव्य, चर्या, दिनचर्या, जो डेली प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं जिसके योग्य है उसी के आचरण को हम दिनचर्या कहते हैं। तो इसको याद भी रख सकते हो, दिन दिनचर्या, दिनस्य वचर्या, दिनचर्या, चरणम चर्या, ये इतना अब श्लोक याद, या फिर यहाँ तक याद रख सकते हो सिर्फ दिने दिनचर्या, दिनस्य वचर्या, दिनचर्या। मतलब चर्या का अर्थ होता है चरण अथवा आचरण, प्रतिदिन किया जाने वाला जो हम आहार ले रहे हैं, विहार जैसा फॉलो कर रहे हैं, इस लोक में परिलोक में हितकर जो बताया गया उसी को हम दिनचर्या कह रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य की जो लोग कामना करें, हर किसी को हेल्दी रहना है, किसको बीमार रहना होता है नहीं, तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना होगा, सुबह उठकर पुनः सोने तक जिन नियमों का सतत पालन करना है वह सब दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो यही लिखा हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस। और इसमें क्या क्या आता है, दिनचर्या, निशोचर्या, ऋतुचर्या, यथोदितम आचारण पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। मतलब यही श्लोक जो हमने ऊपर याद करा वही एज इट इज पूरी संस्कृत में एक इकलौता श्लोक है जो यूज हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर आता है उसके बाद दिनचर्या का पालन करने से शरीर का शोधन होता है, सारी बीमारियां, सारे दोष, सारे धातु, सारे मल अपनी प्राकृत अवस्था में रहते हैं और हमें हेल्दी फील कराते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मॉडर्न साइंस का होता है कि प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन, इससे आपको ना एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प होगी क्योंकि पूछा जाता है ये कि होता क्या है। तो देखो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज में। इसका मतलब क्या है, कोई भी डिजीज बनने से पहले जब हमें पता है रिस्क फैक्टर, अब हमें पता है कि स्ट्रेस लेने से एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस लेने से डायबिटीज, तो हम उसको पहले ही रोक दें। जब हमें कोई रिस्क फैक्टर पता चल गया, इसको खाने से, टोबैको को खाने से कैंसर हो सकता है, तो वो रिस्क फैक्टर उस डिजीज को जो इमर्ज करेगा, तो इमरजेंस को ही रोकना इन कंट्री कि वो अभी तक आई नहीं है बट उसको पहले ही रोक दिया। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल, कि हमने बच्चे को बचपन से ऐसा दिमाग में फीड कर दिया कि यार ये चीज नहीं करनी है वरना ये चीज हो जाएगी। तो मेन इंटरवेंशन जो होता है वो मास एजुकेशन होती है, जैसे हम डायबिटीज की, ओबेसिटी की स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं अब प्रिवेंशन के लिए। तो इसमें हम मॉडिफाइड कर देते हैं उन लोगों का, बच्चों का, कि हेल्दी डाइट स्कूल में वो फॉलो करेंगे, कोई जंक फूड नहीं खाएंगे। तो ये एक हेल्दी हैबिट बिल्ड करना प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। फिर प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, कि अब डिजीज जस्ट आ गई which removes the possibility that disease will ever occur। देखो प्राइमोडियल में हमने बचपन से ही उसका रिस्क फैक्टर ही हटा दिया, अब हमें पता चल गया ये बीमारी होने वाली है, उसका फिर प्राइमरी प्रिवेंशन हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि प्री पैथोजेनेसिस की, हाँ अभी किसी को प्री डायबिटिक या डायबिटिक की तरफ वो जा रहा है तो हमने उसकी प्री पैथोजेनेसिस फेज में ही उसको ठीक करने का ट्राई करा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, अप्लाई होता है टूवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की अगर हम बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, कैंसर की, तो उसके जो भी मॉडिफाई कर दे, अब एलिमिनेट कर दे उस डिजीज के जो भी रिस्क फैक्टर्स है उनको, और साथ में वो डिजीज जैसे स्टार्ट होने वाली है उनकी प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में उसको कंट्रोल करना। तो डब्ल्यूएचओ बोलता है पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी के लिए बोलता है कि वहां पे जो भी है ऋतु शोधन वगैरह उनको सब कुछ समझाया जाए, स्क्रीनिंग की जाए, अगर हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज की बात करें तो निदान परिवर्जन करना, एक स्पेशल रिस्क फैक्टर को रिमूव करना। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, एक्शन विच हॉल्स द प्रोग्रेस, अब डिजीज तो हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस और कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए जो करा जाता है, जैसे हम अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली टेस्ट, ठीक है। तो षड क्रिया काल में जो होता है ना, संचय, प्रकोपन, प्रसरम, उनके अलग अलग जो स्टेजेस है उसमें रोकना। टर्शरी प्रिवेंशन में ऐसे मेजर्स क्या वो पर्सन को डिजीज है
बट वो बहुत कॉम्प्लिकेट ना हो, उसको डिसेबिलिटी अगर है तो उसको मिनिमम सफरिंग हो, मिनिमम प्रॉब्लम्स हो, तो ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज जो हो गई है, मिनिमाइज सफरिंग की, उसका एग्जिस्टिंग डिपार्चर्स गुड हेल्थ की तरफ कैसे ले जाए, क्या क्या उसको रेमेडियल चीजें दे सकते हैं जिससे वो थोड़ा ठीक फील करे, उसको हेल्प रहे कि वो अपने काम को कर पाए। तो ये सारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन थे जो आपको पढ़ने थे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, इसके अंदर जो हमें याद रखने हैं चीजें वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें ना ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ आप देखो, दिनचर्या के अंदर हमने पढ़ लिया दिने दिनचर्या, दिनचर्या इसकी एम और इम्पोर्टेंस पढ़ ली कि हमें साफ रहने के लिए बल, लाभ, आयुष्य, आरोग्यता और सुप्रसन्न इंद्रिय के लिए यूजफुल है। फिर दिनचर्या में जो ऑर्डर है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर उषा जलपान करना, मल का त्याग करना, मुख प्रक्षालन, मुख को धोना, फिर हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, दंत धावन, फिर टंग क्लीन करते हैं, जीवा निर्लेखन, फिर अंजन कर्म करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट आता है वो है नस्य, फिर गंडुष कवल, तांबुल सेवन, धूमपान, अभ्यंग, उद्वर्तन, उत्सादन, व्यायाम, चक्रमण, स्नान, अनुलेपन, वस्त्र धारण, उष्णीश धारण, रत्न आभूषण का धारण करना, ये सारा जो रेजिमेंट फॉलो करना है। अगर आप आंसर राइट कर रहे हो तो इसी फॉर्मेट में बस आप लिखते चले जाओ तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इतना ही बस इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए इसमें हम कर क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब ही क्या है, जस्ट प्रायर टू सनराइज, जो सुबह सनराइज होता है उससे पहले उठना, अवेकनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जो उठना होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में कहलाता है। फिर उष्ण जलपान क्या करना है हमें, सुबह उठ के जो गर्म पानी हम पीते हैं वो लेना है, और एक नोज को जो हम करते हैं जलने थी वो क्लीन करने के लिए वो फॉलो करनी है। मल त्याग करना, एक्सक्रीट आउट, फिर मुख प्रक्षालन, मुख को धोना। दंत धावन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कषाय, कटु, तिक्त रस वाली जो ब्रश है वो चूज करनी है। अर्क, निग्रोध, खदीर, करंज, कुकुम, इनकी ब्रश यूज करनी है। अगर ये नहीं मिल रही तो पाउडर यूज करना है, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजातक का। किसको नहीं करना है, जिसको अजीर्ण अवस्था है, देखो इससे ना कॉन्ट्राइंडिकेशन पे भी क्वेश्चन आता है कि किसको दंत धावन निषेध है शॉर्ट में, तो अजीर्ण, वमथु, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, तृष्णा से जो परेशान है व्यक्ति, ठीक है, उन्हें नहीं करना है। जिसको नेत्र या शिरा से रिलेटेड या कर्ण से रिलेटेड कोई रोग है उन्हें नहीं करना। फिर जीवा निर्लेखन, स्क्रैपिंग ऑफ टंग, अंजन कर्म, हमें पता है कि सोवीर अंजन जो होता है वह नित्य हित मोक्षणम बताया, अक्षी के लिए बहुत नित्य बताया कि हम हितकर बताया जिसको हम प्रयोजन कर सकते हैं। पंचरात्रि अष्टरात्रि का श्रावणार्थ रसांजनम, रसांजनम जो होता है वो पंच अष्टरात्रि को हम यूज करते हैं। फिर हमसे दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, नस्ते के ऊपर, नस्ते के टाइप्स के ऊपर वो पूछा जाता है। फिर कवल गंडुष में डिफरेंस पूछा जाता है और तांबुल सेवन की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। तो एक एक करके अभी इनको भी हम इलेबोरेट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो सबसे पहले रात्रि का जो 14th पार्ट है, ठीक है, जैसे पूरे 24 आवर्स की जो 1/14 पार्ट है वो 14वां पार्ट मुहूर्त का कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रात्रि है चतुर्दशो मुहूर्तो ब्रह्म मुहूर्त। फिर आता है कि सूर्य उदय के पूर्व जो आधे प्रहर का पार्ट है जिसमें दो मुहूर्त होते हैं, जिनमें पहला वाला ब्रह्म और दूसरा वाला रौद्र मुहूर्त कहलाता है। तो देखो ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी अच्छे अच्छे से लिख कर आ सकते हो, इससे मार्क्स आपके ज्यादा मिलेंगे आपको। पहले लिखोगे रात्रि है चतुर्दशो मुहूर्तो ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा लिखोगे कि जो रात्रि जो सूर्य उदय से पूर्व जो दो प्रहर है इसमें पहला प्रहर ब्रह्म और दूसरा रौद्र कहलाता है। रात्रि का अंतिम प्रहर या फिर जो रात्रि का अंतिम याम या अथवा प्रहर है उसमें जो तीसरा मुहूर्त है उसे भी हम ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। तो निद्रा त्याग के लिए ये सबसे श्रेष्ठ माना गया, जस्ट प्रायर टू सनराइज। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है, इस कारण ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए। मतलब जो हमें पुण्य कर्म है उसका नाश हो जाता है, वरना उसका त्याग करना चाहिए। रोग की अवस्था में या शास्त्र विहित कार्यों के लिए यदि नींद न आ जाए तो उसे तो दोष नहीं होता है, ये बताया गया। और ब्रह्म मुहूर्त को पंचामृत बेला, ये देखो एक पॉइंट ये याद रखना है कि पंचामृत बेला किसे कहा गया है, फॉर एमसीक्यू। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त को शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश एवं विपुल आकाश, यही पांच प्रकृति यहाँ पे मिलती है, तो पंच अमृत इसे कहा गया है। प्रातः काल ये पांचों स्वच्छ मिलते हैं, कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए ये बेस्ट टाइम बताया गया है एक्सरसाइज का भी। अथर्ववेद के अनुसार बाल सूर्य की रश्मियों से व्याधियां नष्ट हो जाती है। अगर कोई मॉर्निंग इस टाइम पे अर्ली सनराइज वाले टाइम पे बाहर जा रहा है, अच्छे से सूर्य की वो एनर्जी इनटेक कर रहा है, तो जो भी रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यही आपको बस इतनी सी इंपॉर्टेंस इसकी लिखनी है, इसको उत्थान भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं
नेक्स्ट क्या करना है आप सूर्योदय के बाद? उषा जलपान। तो ड्रिंकिंग वाटर इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, ये भी बेस्ट माना गया है। क्यों? अब इसको पढ़ते हैं। सूर्योदय के समय 8 प्रस्तुति मतलब 80 मिलीलीटर वाटर बोला गया इनटेक करने के लिए, एक तो ये याद रखोगे। फिर जल पीने से क्या होगा? जरा रोग की मुक्ति, ठीक है, और 100 वर्ष से अधिक समय तक आप जीवित रह सकते हैं। इस जलपान का समय रात्रि के चौथे प्रहर, जो भी बताया था ना ब्रह्म मुहूर्त, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर जल का गुण बताया गया है कि कैसा जल पीना है। जो बासी जल है मतलब जो पर्यूषित जलम सलिलस्य पर्यूषित पिबती पर्यूषितम जलम, वो बताया गया पीना। रखा हुआ कॉपर के वेसल में लोग भर के रख देते थे और सुबह से इनटेक करते हैं गर्म करके, वो यहाँ लिखा है। उष्ण जलपान से अब होगा क्या? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उष्ण जलपान करने से अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर रोग, वृद्ध अवस्था, मूत्राघात, रक्त पित्त, कर्ण रोग, गल रोग, श्रोणीशूल नेत्र रोग तथा अन्य रोग जो कि वात, पित्त, कफ और चोट के कारण उत्पन्न होते हैं, उन सबका क्या हो जाएगा? विनाश। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है मल त्याग। तो मल त्याग की क्या इंपॉर्टेंस है कि मल मूत्र का वेग प्रतीत होते ही दिन में उत्तर एवं रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना बताया है। फिर मौन धारण करके अथवा वस्त्र धारण करके सिर को ढका होना चाहिए जिस टाइम मल त्याग कर रहे हैं। आए हुए वेग का त्याग करना चाहिए परंतु बलपूर्वक मतलब फोर्सफुल एक्सक्रीशन नहीं करना है, वो यहाँ लिखा है। अत्यंत खराब अथवा अत्यंत पवित्र स्थान जो बोला गया है, जैसे रास्ते में, मिट्टी में, राख के ढेर पर, गायों के बैठने के स्थान पर, जन समाज, इन सब जगहों पे नहीं करना है। स्त्री पूजनीय, गाय, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अन्न, अग्नि तथा जल की ओर मुख करके और पृथ्वी को बिना ढके नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक फॉर्मेट में बताइए कि ऐसा ऐसा फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट आता है जो आपको याद रखना है, मुख प्रक्षालन। तो वर्गद आदि शीरी वृक्षों के कषायों से अथवा इनके कषाय में दूध मिलाकर, मतलब एक तरीके से फेस पैक बता दिया है। जो हम फेस वॉश यूज करते हैं ना, उसको पहले के टाइम में कैसे बताया गया था, जो बहुत ज्यादा नेचुरली हमारी फेस के लिए अच्छा बताया। या फिर लोध्र के कषाय से अथवा आंवले के क्वाथ से अथवा ठंडे पानी से मुख और नेत्र को धोना चाहिए। ये आंवले के क्वाथ से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बताया कि आइस के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। इससे नीलिका, मुख शोष पीड़िका, व्यंग, रक्तपित जन्य व्याधियां नष्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मुख प्रक्षालन के बाद हमें दंत धावन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कितनी बार करना है। दिन में 2 बार, सोने से पहले और रात्रि में मतलब सोने से पहले और सोकर उठने के बाद। खदीर आदि, करंज आदि, निम्ब आदि तिक्तरस युक्त दंत धावन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं, जिनका अग्रभाग दांतों से चबाना है बिना मसूड़ों को नुकसान पहुंचाए। फिर आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस युक्त दातुन का भी निर्देश किया है, ठीक है। अब याद क्या रखना है कि जो दातुन, जो ब्रश यूज कर रहे हैं, कनिष्ठ अंगुली के अग्रभाग के समान मोटी और 12 अंगुल लंबी, रट लो इसको, कितनी अंगुल लंबी? 12 अंगुल लंबी, और कितने समान? कनिष्ठ अंगुली के समान, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछेंगे डायरेक्टली। दंत काष्ठ का परिमाण कितना बताया? 12 अंगुल लंबा। किस अंगुली के समान? कनिष्ठ अंगुली के अग्रभाग के समान। फिर दंत विशोधन चूर्ण बताया, क्या क्या यूज करना है? त्रिफला, त्रिकटु, त्रिजातक, इनके चूर्ण को तेल में, सैंधव लवण में और शोध के साथ मिलाकर, अगर देखो किसी के मसूड़े, गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, हेल्दी नहीं है, तो क्या क्या करना है? त्रिफला लेना है, त्रिकटु लेना है, त्रिजातक, इनका चूर्ण लेना है, उसको तेल में मिला लेना है सैंधव लवण और शोध मधु के साथ। फिर मसूड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे दांतों पर ये घिसना है। इससे शाइनिंग रहती है, विशोधन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या करा आप लोगों ने? अपने घर में त्रिफला तो हो गई, त्रिफला का चूर्ण लेना है, तेल लेना है, सैंधव लवण और मधु। इसका लाभ क्या है? मुख से दुर्गंधे, मुख वायरस से, जीवा दंत एवं मुख जो भी मल होता है वो इसका विनाश हो जाता है और मन प्रसन्न रहता है। त्रिफला के यूजेस तो बहुत बढ़िया बढ़िया वैसे भी हमें पता ही है। फिर दर्द और निषेध, किन लोगों को नहीं करना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सबको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे नहीं करना है। जिनको भी गले से बीमारी है, कोई गले का रोग, तालू का रोग, ओश का रोग, जीवा का रोग, मुख पाक, श्वास रोग, हिक्का, सर्दी, दुर्बल व्यक्ति है, अजीर्ण रोगी है, मूर्छा मत से पीड़ित है, सिरो रोगी है, त्रिषित व्यक्ति है, श्रांत, कलांत, अर्दित या कर्णशूल वाला व्यक्ति है, उसको नहीं करना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है इसके अंदर वो है अंजन। पहले जीवन निर्लेखन देखो। तो जीवन निर्लेखन में क्या बताया गया है? जीवन निर्लेखन में द्रव्य जो यूज करना है जीभ को साफ करने वाले, वो सोना, चांदी, तांबा, रंगा, जस्ता, पीतल, लोह, इनकी लकड़ी, इन सबसे, या फिर धातु नहीं तो लकड़ी की होनी चाहिए, जो तेज धार वाली, कोमल और 12 अंगुल लंबी जीवन निर्लेखन की बताई है। मुख वायरस से, दुर्गंधे, शोफ और जड़ता को विनाश करता है जीवन निर्लेखन भी, इसलिए ये यूजफुल बताया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था जो आपको याद। अंजन में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ये श्लोक, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि सोवे रंजन हमें नित्य हितम अक्षी के लिए बताया गया है। प्रयोजित पंचरात्रि अष्टरात्रि श्रावण करता है रसंजन। तो श्रोवन जो सोवे रंजन है उसका प्रयोग नित्य बताया, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है।
किसका प्रयोग नित्य बताए? सोवे रंजन। सोवे रंजन क्या होता है? सौम्य होता है, जिसके कारण आंखों के तेज की रक्षा होती है, क्योंकि आंखों को क्या है? भय होता है कफ से, क्योंकि आंख क्या होती है? तेजोमय, ये हमें पता है। तो उसका जो वो है कि सौम्य होने से कारण आंख की जो तेज की है वो रक्षा करेगा, परंतु दोष अपकर्षण नहीं करता, दोषों को नहीं निकालता। दोष अपकर्षण के लिए हमें क्या चाहिए? बल और बल का विचार करके पांचवी अष्टवी रात्रि को तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण अंजन कौन है? रस अंजन, उसका प्रयोग करना है। अंजन की श्रेष्ठता एवं लाभ, जो सिंधु प्रदेश से उत्पन्न होता है उसको हम स्रोत अंजन कहते हैं, ये विशुद्ध एवं श्रेष्ठ बताया गया है। अंजन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति छोटी एवं बारीक वस्तु को भी सुखपूर्वक स्थिरता से देख पाते, इसलिए पहले के टाइम पे अंजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। अंजन का प्रयोग नेत्रदाह, नेत्रकंडु, नेत्रमल, दृष्टि की क्लिन्नता एवं नेत्रों की पीड़ा को विनाश भी करता है। नेत्रों के तेज की वृद्धि, जो आईज हमारी अभी सेंसिटिव हो गई है, या पॉल्यूशन से भी प्रॉब्लम होती है, या मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक है, उनके लिए भी उसके तेज की वृद्धि, वात एवं आतप को सहने में सामर्थ्य को प्राप्त होती है। अंजन का प्रयोग करने से नेत्र रोगों की सुरक्षा, नेत्र रोगों से सुरक्षा होती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कवल और गंडूश का अगर श्लोक भी याद नहीं है तो इसके वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। सुखम संचारियेत या तो मात्रा सा कवला स्मृतः, मतलब सुखम संचारियत, जो मुंह में, अगर हम देखो इसको याद कैसे करना है, एक होता है मुंह में घुमाना, पानी हमने फिल करा पूरे माउथ में, उसको हम रोटेट कर पा रहे हैं, तेल जो भी, तो ठीक है। और एक होता है कि स्टेबल रखना, तो जो स्टेबल रहेगा असंचार्य, जो हम नहीं घुमा सकते, दैट इज गंडूश। इसे याद कैसे रखोगे? इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि देखो, अगर कोई चीज मुख में घुमा पा रहे हैं तो वो उसकी स्मेल नहीं होगी, है ना, ठीक है, तो वो गंध रहित होगी। अगर घुमा नहीं पा रहे तो उसमें गंध होगी, है ना, तभी हमें बैड स्मेल है, गंदा लगेगा तो हम नहीं घुमाएंगे। तो गंध से याद आएगा गंडूश, ठीक है। और जो रह गई वो कवल, जो मुख में घुमा पा रहे हैं वो कवल। सुखम संचारियत या तो मात्रा से कवला स्मृतः, और असंचार्य जो नहीं घुमा पा रहे क्योंकि उसमें गंध है, तो दैट इज गंडूश, तो वो आपको याद रखना है। तो यही बोला, असंचार्य तो या मात्रा सगंडुषा परिकीर्तितः, मतलब स्नेह लिया, कोई दूध लिया, मधु लिया, रस लिया, गौमूत्र, कांजी कषाय अथवा उष्ण जल की जो मात्रा सुख पूर्वक मुख में इधर उधर संचारित की जा सके वह तो कहलाती है कवल, और जो नहीं की जा सके वह कहलाती है गंडूश। बस इतना सा आपको याद रखना है गंडूश और कवल के लिए, ठीक है। उसके बाद गंडूश और कवल जो है मुख में एकाग्रमन होकर शरीर को सीधा रखकर तब धारण करना चाहिए। जब इसको धारण करने के बाद क्या होता है, गला दोषों से भर ना जाए और नासिका तथा नेत्रों से जब तक पानी ना आए तब तक इसका त्याग नहीं करना, जैसे आने लगे इसका त्याग करके पुनः धारण करना। इसके लाभ क्या है? गंडूश और कवल अभी देखो बहुत ट्रेंडिंग में भी है, ऑयल पुलिंग, वही यहाँ पे बता रहे हैं। इसको धारण करने से हनु अर्थात जबड़ों को बल मिलता है, स्वर बलम वाणी निर्मल हो जाती है, गंभीर होती है, मुखमंडल का सुगठन होता है, रसों का ज्ञान निर्वाध रूप से प्राप्त होता है, जो रस है उसको प्रॉपर आप टेस्ट कर पा रहे हो, मुख दुर्गंधे दूर होता है, और साथ में शोफ जड़ता का नाश होता है, दांत दृढ़ होते हैं। बस इतना सबको इसमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट अभ्यंग, मतलब क्या है इसका? शरीर पर तेल लगाकर संपूर्ण शरीर की मालिश करना ही अभ्यंग कहलाता है। इससे क्या होगा, हमारी त्वचा जिसमें स्पर्श इंद्रिया है उसमें वायु की अधिकता होती है, तो स्पर्श का अनुभव त्वचा के अधीन होता है, तो त्वचा के लिए परम लाभदायक क्या बताया गया? प्रतिदिन अभ्यंग करना, विशेष तौर पर शिरो अभ्यंग, कर्णपूरण और पाद अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग की मात्रा 300 मात्रा तक मालिश करनी है। स्नेह जो है रोमकूपर में रहता है, ये याद रखना, 300 तक वो रोमकूपों में जाएगा। 400 मात्रा तक करोगे तो त्वचा में, 500 तक करोगे तो कहाँ जाएगा? रक्त। 600 से मांस, फिर 700 में मेद, मांस मेद अस्थि मज्जा ऐसे है ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, त्वचा मांस मेद अस्थि मज्जा, तो उसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है तांबुल सेवन। तांबुल सेवन क्या होता है कि जाति फल कटुक, जिसको लता कस्तूरी, सुपारी, लौंग, कंकोल, कपूर का गोंद और छोटी इलायची को जो हम पान के पत्ते के साथ सेवन करते हैं, तो वो हमारा तांबुल सेवन है। तो इससे होता क्या है ये आपको याद रखना है। पहले तो काल, सोकर उठने के बाद तांबुल सेवन बोला है, भोजन के बाद और वमन के बाद, ठीक है। इसमें और क्या याद रखना है आपको कि विधि क्या है? स्त्री तांबुल सेवन जो है प्रातःकाल सुपारी जो है, दोपहर में खदीर तथा रात में चूर्ण बनाकर उसकी मात्रा अधिक जिसमें हो वह यूज करना है। आप इसकी विधि छोड़ सकते हो, सिर्फ इसका लाभ इंपॉर्टेंट है कि तांबुल सेवन से मुख में निर्मलता, सुगंधिता, साथ में कांति, सुअष्ट मतलब सौंदर्य की प्राप्ति होती है। हनु दंत स्वर जीवा के मल का शोधन बताया गया है। फिर यह प्रसेक अत्यधिक लाल स्राव, साथ में इसका शमन करने वाला, मतलब जो बहुत सलाइवा है उसका लाल स्राव का एक्सक्रीशन जो हो रहा है, सलाइवेशन जो हो रहा है उसको रोकने वाला, कंठ के रोगों का विनाश करने वाला और हृदय के लिए हितकर बताया। आचार्य भावमिश्र के अनुसार ये त्रिदोषों का शमन करता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है।
अति सामूल सेवन से हानि क्या है? कि पान का अति सेवन करने से शरीर, नेत्र ज्योति, केश, दंत, जठर अग्नि, श्रवण इंद्रिया, वर्ण तथा बल की हानि होती है। शोष, पित्त और वायु की वृद्धि बताई गई है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन या क्यों नहीं करना है वो सब। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें, वो देखो, रक्तपीत, शतशीन, तृष्णा, मूर्छा, रुक्ष, दुर्बल, मदात्य, मुक्षोष, इन लोगों को नहीं करवाना। अब नेक्स्ट आता है धूमपान। अलग अलग धूमपान के टाइप्स होते हैं हमें पता है, तो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं प्रायोगिक धूमपान। तो औषधि द्रव्यों से निर्मित धूमवर्ती से निकलने वाले धूम को किससे लेना होता है? मुख या नासा से। लेकिन बाहर किससे निकालना है? बाहर सिर्फ और सिर्फ मुख से, तो वो कहलाता है धूमपान। प्रायोगिक धूमपान भी ऐसी है, सीधा बैठकर सांस लेने और छोड़ने की प्रतिक्रिया को सामान्य रखते हुए मुंह खोलकर धूम नेत्र के अग्भाग को पर दृष्टि को स्थिर करते हुए क्या करना है? एक एक करके या तो दोनों नाकों से धूम को खींचना है और मुख से बाहर निकालना है। नाक से धूम को बाहर ना निकाले वरना क्या होगा? दृष्टि का नाश, ये पूछा जाता है। प्रायोगिक धूमपान के अब काल आपको पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये काल है ना, यही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। कब कब करना है ये पूछते हैं। स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, फिर वमन करने के बाद, छींकने के बाद, दंत धावन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद और सोकर उठने के बाद, ये बताया गया है। ठीक है, तो अब कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आपने नहाया, फिर भोजन करा, उसके बाद जाकर या फिर धूमपान करा, नहाने के बाद, सोकर उठने के बाद, फिर अगर किसी को वॉमिटिंग हुई अपना मन सही करने के लिए करा, छींकने के बाद, दंत धावन, असी, नस्य, ये सारे इकट्ठे, दंत धावन, नस्य, अंजन, और लास्ट में सोकर उठने के बाद। नेक्स्ट आता है प्रायोगिक धूम नेत्र का जो प्रमाण बताया गया, कितना लेना है। तो प्रायोगिक धूम नेत्र आगे से छोटी अंगुली के समान, अगेन यहाँ पे कनिष्ठ अंगुली के समान मोटा, मटर के दाने जितना उसका छिद्र होना चाहिए। मूल जो है वो अंगूठे के समान बताया, और धूमवर्ती के प्रवेश योग्य कितना छिद्र वाला बताया? 48 अंगुल लंबी बताई है, ये आपको याद रखना, मटर के समान छोटा। चरक संहिता ने इसको 36 अंगुल बताया, और अष्टांग संग्रह ने इसको 40 अंगुल बताया। इतना याद ना भी रहे तब भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रख लो कि कितना बताया, मटर के समान, छोटी अंगुली के समान, आगे से नेत्र मोटा होना चाहिए, पीछे से उसका मूल अंगूठे के समान, और साथ में 48 अंगुल लंबा। मात्रा की बात करें तो 9 घुट से अधिक मात्रा नहीं बोली गई है। फिर हम धूमपान के लाभ क्या होंगे? इंद्रिय, वाणी, मन प्रसन्न हो जाता है, सिर और दाढ़ी, मूछ के बाल मजबूत, मुख सुगंधित और निर्मल होता है, काश, श्वास आरोचक, मुख दौर्गंधे, स्वर भेद आदि परिसेक, ये सब छींक आना, ये सब कुछ सही रहता है। जो भी ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है उनके ऊपर भी बताया गया है। धूमपान का निषेध क्या है? कि धूमपान जो है उसका निषेध ये है कि धूमपान कब नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि धूमपान जो है, जो भी रक्तपित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो इन्होंने मद पी रखी है, मूर्छा है, भ्रम है, तृष्णा है, क्षीण है व्यक्ति, ठीक है, इन सब में धूमपान, तालु, शोष, तिमिर और शिरस्य अभियति, ऐसे रोग जो भी है, शंखक रोग हो गए, इन सब में नहीं करना है। फिर सर्वांग अभ्यंग से क्या लाभ होंगे? अगर कोई नित्य अभ्यंग कर रहा है, ठीक है, अगर कोई नित्य अभ्यंग सेवन कर रहा है तो उसमें शरीर में अभिघात लगने से अगर कोई विशेष हानि नहीं होगी, विकार उत्पत्ति नहीं होगी, स्पर्श कोमल रहेगा, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो शिरोअभ्यंग से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर, कि शिरोअभ्यंग से क्या लाभ है। तो शिरोअभ्यंग से क्या होता है? खालित्य, पालित्य, बालों का झड़ना, शिराशूल टूटना, ये सब नहीं होता। सिर और कपाल की अस्थियों को बल मिलता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है, बाल लंबे, काले और घने होते हैं, और इंद्रिय प्रसन्न रहती है। एक वेरी शॉर्ट में कर्ण पूरण से लाभ पूछ सकते हैं। तो कर्ण पूरण, कान में तेल डाल रहे तो वात जनित कर्ण रोग, मन्य स्तंभ, हनुस्तंभ, उच्च श्रुति और बाधिर्य, ये नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो नस्य है, देखो नस्य में प्रतिमर्श नस्य क्या होता है, ये पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है। तो औषधम औषधो सिद्धो व स्नेहो नासिकाभ्यम दीयते इति नस्यम, जिसे डेफिनेशन याद है, ठीक है, नहीं है तो क्या लिखना है? औषधि या औषधि सिद्ध जो स्नेह हम नासा मार्ग द्वारा लेते हैं उसे नस्य कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, शिरोविरेचन नस्य, शिरोविरेचन एंड स्नेहन, और दूसरा टाइप है नस्य का मर्श और प्रतिमर्श जो मात्रा अनुसार है, ठीक है। कब कब लेना है यही एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये जो काल है ना वो याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है? सोकर उठने के बाद, दंत धावन के बाद, अब घर से बाहर जाते समय पॉल्यूशन है, नस्य लेके जाओ, व्यायाम करा, व्यवाय, 2 वीवी, तो व्यायाम और व्यवाय के बाद, मार्ग गमन से थक गए तब, फिर मल मूत्र त्याग, फिर उसके बाद कवल अंजन भोजन वमन, ये चारों साथ में याद रखो, कवल अंजन भोजन वमन, दिन में सोकर उठने के बाद और सायकाल में नस्य बताया गया है। फिर इसकी मात्रा बताई गई है कि नासा में डाले गए स्नेह की वह मात्रा जो जो हमने थोड़ी सी डाली फिर वो मुंह में आ गई, ठीक है, उतनी मात्रा तक प्रमाण बताया गया है। आचार्य वाग्भट अनुसार नस्य प्रतिमर्श की जो मात्रा बताई है वो 2 बिंदु कही गई है। प्रतिमर्श का नस्य का जो प्रयोग है वो जन्म से लेके मरने तक करा जा सकता है, नित्य मतलब ये साथ में है, इसका सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये यहाँ पे बताया है।
फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रातःकाल उठकर, इसको आप छोड़ सकते हो, बस आप ऑर्डर याद रख लो, प्रातःकाल उठकर दंधावन, घर से बाहर, फिर व्यायाम, व्यवाय, फिर उसके बाद मार्गमन, मल त्याग, मूत्र त्याग, कवल के बाद, अंजन के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, दिवस स्वप्न, सूर्य का, शिरोअभ्यंग और अत्यंत हंसने के बाद। इन सबके फिर यूजेस भी बताया है, वो आप पंचकर्म में आगे जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ से वो रिलेट कर सकते हो, तो इधर इतने इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। व्यायाम की डेफिनेशन, शरीर आयस जननम करम व्यायाम संज्ञतम, कि जो शरीर हमारा थक जा रहा है, जो आयास थकान उत्पन्न हो रही है, उसके लिए जो कर्म हम कर रहे हैं किसकी वजह से हो रही है, व्यायाम, तो वही लिखा है। जो चेष्टा है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धिनी, देह व्यायाम संख्याता, मात्रा है तम संचारित, मतलब क्या है कि जो चेष्टा है शरीर में स्थिरता और बल को बढ़ाने वाली होती है, जो शरीर में स्थिरता बढ़ाए, बल को बढ़ाए, इच्छा अनुसार जो की जाती है उन्हें व्यायाम कहते हैं। इस व्यायाम का अनुशीलन मात्रावत करना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है व्यायाम की मात्रा, जो आपने अपने शरीर बल की आधी शक्ति तक व्यायाम बताया गया है, अन्यथा अति मात्रा में किया गया व्यायाम व्यक्ति को मार देता है। अर्धबल व्यायाम के लक्षण क्या बताए कि श्वास की वृद्धि हो जाएगी, श्वेत प्रवृत्ति, शरीर में लघुता, हृदय उपरोध सम्यक रहेगा, तो बलार्ध व्यायाम बोला गया उतना ही करना चाहिए, तो जब श्वेत प्रवृत्ति होने लगे, लघुता फील होने लगे तो उतना करना है। शीतकाल और वसंत काल में व्यायाम पथ्यतम बताया है, परंतु अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतु में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अब इसके यूजेस या लाभ पूछे जाए इंपॉर्टेंस, तो क्या है, लाघवम कर्म सामर्थ्य, ये भी श्लोक याद रहता है, पूछा भी जाता है, तो लाघवम कर्म सामर्थ्य, स्थैर्य क्लेश सहिष्णुता, दोष एव अग्निवृद्धिश्च व्यायाम आदुपजीयते, मतलब व्यायाम करने के बाद शरीर में लघुता, स्थिरता और कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य आता है, दोषों का क्षय हो जाता है और समस्त 13 अग्नियां प्रदीपित हो जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे किसको नहीं करना है, फिर अगेन निषेध याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रक्त पित्त से पीड़ित, जो व्यक्ति बहुत पतला कृश हो रखा है, शोष रोग हो रखा है, जिसको खांसी जुकाम श्वास का सब है, उराशत है, भोजन किया हुआ है, उन लोगों को नहीं करना, अति विवाही प्यासी है तो नहीं करना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे संक्रमण क्या होता है, जो चलना, नॉर्मल मार्ग गमन, पैदल चलना, जिन व्यक्तियों को व्यायाम निषेध उन्हें चलने के लिए बोला जाता है। जितना पैदल चलना अथवा संक्रमण से बहुत सारे जो अधिक कष्ट ना हो, तो उतना चलने से आयु बल मेधा अग्नि की वृद्धि होती है, सभी इंद्रिय प्रबोधन होता है। स्नान से क्या होगा, 9 छिद्रों वाला अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता है, ठीक है, अतः प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि बताई गई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नान बताए हैं, मंत्र, भौम, अग्नि, व्यवाय, दिव्य, इतना पढ़ने की नीड नहीं है। जो याद रखना है अगेन, लाभ, पवित्रम वृष्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। देखो लोग भूल जाते हैं, इसमें एमसीक्यू भी आता है कि ये जो लिखा है श्रम स्वेद और वृष्यम आयुष्यम किसके लिए है, तो स्नान करने के बाद पवित्रता, वृष्यता, आयुष्य इनकी वृद्धि होगी, स्नान से जो थकान है, स्वेद आदि मल उनका विनाश होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शरीर बल संधान स्नानम ओजस्करम परम, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि शरीर का बल, ओज, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये बढ़ जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्नान करना है डेली, ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी सी चीज है। फिर निद्रा का, दाह का, श्रम का, स्वेद का, कंडू का, प्यास का, इनका विनाश भी करता है स्नान। हृदय के लिए हितकर बताया गया है, मलपकर्षण में श्रेष्ठ बताया गया है, सभी इंद्रियों का प्रबोधन करने वाला होता है। किन्हें नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है, अगेन देखो ब्लैक पेन से मार्क्ड भी है पूरा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अतिसार, ज्वर, कर्णशूल, वात व्याधि, आत्मा नारुचि, अजीर्ण रोगों में स्नान और भोजन करने के जस्ट बाद स्नान नहीं करना चाहिए। किसी को ऑलरेडी डायरिया है, ठीक है, तो उसे हमें स्नान नहीं कराना है, फीवर है तब भी नहीं कराते, कान में दर्द है, वात व्याधि है, आत्मा है, अरुचि, अजीर्ण है, इनमें स्नान नहीं कराना है। हमने दिनचर्या में ऑलमोस्ट चीजें अब सारी कवर कर ली है, बस जो याद रखना है, उद्वर्तन, उद्वर्तन में चूर्ण यूज करेंगे, पाउडर मसाज को उद्वर्तन कहते हैं, और उत्साधन जो कल्क या पेस्ट यूज करते हैं अलोंग विद ऑयल, उसे हम कहते हैं उत्साधन। बेनिफिट्स क्या है उद्वर्तन के, उद्वर्तन कफ को हरता है, मेद को प्रिविलायन मतलब लिक्विफाई करता है, बॉडी में स्थिरता लाता है, अंगों में एक तरीके से स्थिरता आती है, और साथ में त्वचा में प्रसाद गर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमें याद रखना है कि जो अनुलेपन होता है, वो ऑइंटमेंट जो हम लगाते हैं उसको कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें 5 चीजें जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताइए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, रात्रि चल रहा है, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इवनिंग में जो नहीं करना है, वो 5 थिंग्स क्या है। आहार नहीं करना है, मैथुन क्रिया, निद्रा, अध्ययन और मार्गगमन। क्यों नहीं करना है, आहार खाने से उस टाइम पे व्याधि कारक, व्याधि जन्य हो जाता है। मैथुन अगर कर रहे हैं तो गर्भ विकृति होगी, निद्रा कर रहे हैं तो जो धन है निर्धन हो जाओगे, निर्धनता आएगी, अध्ययन कर रहे हैं तो आयु की हानि बताइए, और उस टाइम पे अगर चल रहे हैं रात में तो भय कारक बताया है।
अब हम इसको एलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें रात्रिचर्या जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो हमें पता होना चाहिए 5 चीजें क्या बताई। आहार, मैथुन, शयन, अध्ययन, मार्गमन हमें रात में नहीं करना है। रात्रि भोजन की विधि बताइए, मतलब रात्रि का जो प्रथम प्रहर है जिसमें हमें क्या करना है, प्रथम प्रहर में हमें सबसे पहले कम मात्रा में भोजन करना है और ऐसा भोजन करना है जो लघु हो, सुपाच्य हो, आराम से डाइजेस्ट हो, कठिनाई से बचने वाला ना हो। सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन करना होता है जिससे पाचन क्रिया में सुधार आता है। सोना कैसे, अब इसमें ये भी बताया शयन विधि। तो भोजन के बाद बैठना, मातृ से तंद्रा आती है तो शयन करने से शरीर पुष्ट होता है। तो चक्रमण अर्थात पहले धीरे धीरे 100 कदम चले, इससे दीर्घायु की प्राप्ति बताइए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कितने कदम बोले हैं चक्रमण में, 100 कदम। फिर और भोजन के बाद दौड़ने वाला स्वयं की मृत्यु को एक तरीके से ला रहा है। तो भोजन के बाद दौड़ने से मृत्यु बताइए। सिर्फ धीरे धीरे चलना है, तेज तेज भी नहीं चलना है, धीरे धीरे खाना खा के 100 कदम तक चलना होता है। भोजन के बाद 8 श्वासों की अवधि तक चेहरा ऊपर करके उत्तान लेटना चाहिए। इससे 2 गुना अर्थात 16 श्वास, मतलब 16 टाइम्स इनहेल एक्सहेल की अवधि तक दाहिने करवट, फिर 2 गुना अर्थात 32 श्वासों की अवधि तक बाई करवट पर। इस तरीके से बताया, आप छोड़ भी सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है जो पॉइंट्स की इसके अंदर और क्या बताया गया है, ये निद्रा के बारे में, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये श्लोक भी आता है कि निद्रा और हेल्थ कैसे रिलेटेड है। तो निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टि कार्शर बला अबलम वृष्टम क्लीवता ज्ञान अज्ञानम जीवितम न चा अकाले अति प्रसंगश्चा न च निद्रा निषेविता। इसमें नहीं पूछते हैं कि क्या बताया गया कि जो सुख और दुख, शरीर की पुष्टि और कार्श्य, बल दौर्बल्य, पुरुषत्व और नापुंसकता, अज्ञान और ज्ञान, जीवन तथा मरण, ये नींद के ही अधीन बताए हैं। पेयर्स है सुख के साथ दुख, निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्य, बल अबल वृष्टा क्लीवता ज्ञान अज्ञान और जीवितम नचा। तो ये निद्रा के अधीन बताए हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को निद्रा का मिथ्य योग नहीं करना कि कम सो रहा है, काल में सो रहा है, दिन में सो रहा है, संध्या काल में सो रहा है, अति शयन कर रहा है, अल्प शयन कर रहा है, ये सब नहीं करना। नींद का अनुचित सेवन काल रात्रि के समान बताया गया। नींद का उचित सेवन शरीर को सुख और आयु के उसी प्रकार युक्त करता है जैसे जिस प्रकार योगी व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। तो ये बताया गया है, बहुत अच्छा कंपैरिजन। फिर उचित समय पर सेवन की हुई निद्रा क्या करेगी, पुष्टि, बल, वर्ण, उत्साह, अग्नि, इन सबको बढ़ा के तंद्रा का विनाश और धातुओं को सम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ निद्रा का श्लोक है। पुष्टि, बल, वर्ण, उत्साह, अग्नि, दीपितम इंद्रियतम करोति धातु साम्य चा निद्रा काले निषेविता। ठीक है, तो ये बताया गया निद्रा का एक इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इसके अंदर कि रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न के क्या प्रभाव है। इससे क्या होगा, तो दिन में सोना स्निग्धता कारक होता है, तो दिन में सोना अधर्म बताया, और दिन में सोने से दोष भी कुपित होते हैं। दिन में सोने से हलीमा, सिर में दर्द, अंगों में भारीपन, अंगों में गीले वस्त्र से ढकने की प्रतीत ऐसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को दिवा स्वप्न और रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, ये बोला गया। टाइम से सोना, टाइम से उठना। निद्रा नाश के दूसरे कारण क्या है कि कार्य में व्यस्त रहना, काल का प्रभाव, विकार, दर्द होना, प्रकृति अथवा स्वभाव से ही नींद कम आना, वात का कुपित होना तथा उन्माद आदि रोगों का होना, ये सब क्या बताया गया है, ये सारे निद्रा नाश के अन्य कारण बताए कि जो नींद नहीं आ रही है अगर बोले तो किस वजह से, तो इंसोम्निया के जो पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में ये बताया गया कि वो कार्य में ज्यादा व्यस्त है, काल का प्रभाव, विकार या कोई दर्द है उनकी बॉडी में, स्वभाव से ही नींद कम आ रही है, वात उनकी बॉडी में बढ़ चुका है, तो वात का ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो वैसे भी वो ठीक हो जाते हैं। अनिद्रा से उत्पन्न होने वाले रोग क्या है, तो अगर किसी को नींद ही नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तो निद्रा नाश हो चुका है, इसकी वजह से क्या होगा, निद्रा नाश, इसकी वजह से अंगमर्द होगा, शिरोगौरवता होगी, जृंभा होगी, जारडे, गलानी, भ्रम, तंद्रा, ये सब रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसकी चिकित्सा क्या बताइए, उसको मालिश, अभ्यंग करो, उत्साधन स्नान, ग्राम्य अनुप्रस्थ का सेवन, दही, दूध, मध्य मन को सुख देने वाली वस्तुओं का सेवन कराना है। मनो अनुकूल सुगंध तथा प्रिय कथाओं का श्रवण बताया है, अक्षी तर्पण बताया है, और साथ में काल तथा मनो के अनुकूल स्थान पर अनुकूल सुख जो भी मिले बिस्तर पर सुलाना बताया गया है। तो यहाँ से बस इतना। अति निद्रा से क्या होगा, अति निद्रा से कफ बढ़ जाता है ना, तो क्या होगा, अग्नि पाचन सही से नहीं होगा, स्रोतसों में भारीपन फील होगा, तो ये कफ वाली जो कफ निहरण वाली चिकित्सा है उसमें करेंगे। काय विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, रक्तमोक्षण, धूमपान, जो भी पंचकर्म है, उपवास कराओ, प्यार सा रखना, हर्ष, शोक, मैथुन, भय, क्रोध, चिंता, ये सब कराने से वो सही हो जाएगा। अकाल में निद्रा आ रही है तो उसके सेवन से भ्रम, बुखार, सुस्ती ये सब होगा, जुकाम वगैरह, तो उसके लिए उपवास, वमन, स्वेदन, नस से बताए गए। फिर ये ऐसे आहार विहार जो साउंड स्लीप लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, अच्छी स्लीप के लिए, उनके लिए क्या बताया गया, आहार में मधु, अमल
लवण रस युक्त और स्निग्ध गुण युक्त आहार, दही, चावल, पिष्टन, ये सब खाने से, मन को सुख देने वाली वस्तुओं का सेवन करने से नींद अच्छी आती है। अभ्यंग उत्सादन स्नान में अनुकूल जो सुगंध और प्रिय कथाएं हम सुनते हैं उनसे आती है। और डिस्टर्ब कौन करते हैं? कटु तिक्त कषाय रुक्ष गुण वाला अगर हम आहार ले रहे हैं तो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, प्यास के वेग को रोक रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, वातवर्धक आहार ले रहे हैं, विहार में दिन में सो रहे हैं और अत्यधिक वेग युक्त सवारी पे जा रहे हैं, अधिक मैथुन और अप्रिय कथाओं को सुन रहे हैं, तो ये भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या याद रखना है इस चैप्टर में? और ऋतुचर्या नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे आपको जितना निद्रा से रिलेटेड था सारा कवर हो चुका। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ऋतुचर्या, इसमें सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। कोई भी ऋतु के बारे में या फिर अदान काल विसर्ग काल की सारी ऋतुओं का डिस्क्रिप्शन देते हुए थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझाने को देते हैं। काल विभाजन पे क्वेश्चन आ जाएगा या कोई करंट ऋतु जो चल रही है या आने वाली ऋतु पे क्वेश्चन आता है। तो इसे शॉर्ट और समराइज वे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हम कवर करते हैं। तो ऋतुचर्या में देखो सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना है कि ऋतुचर्या ही शीतोष्ण वृष्ट दोष प्रतिक्रिया, मतलब क्या है? ये जो ऋतुचर्या है उसको हम फॉलो करते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू ऋतु जो है वो दोषों की प्रतिक्रिया रहती है बॉडी में। ठीक है, तो जैसे हमें क्लासिफिकेशन बताया शिशिर वसंत ग्रीष्म, जो हम हे शिव जी से याद रखते हैं, वर्षा शरद हेमंत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले तो 6 ऋतुओं का क्लासिफिकेशन होता है। तो 6 ऋतु जो होती है इनमें भी 3 डिवाइडेड है अदान और विसर्ग काल में। इनके मंथ्स आपको याद रखने होते हैं कि जो शिशिर है वो जनवरी 15 से मार्च 15, फिर ऐसे ही चलेगा, 2-2 महीने लेने हैं। तो जनवरी टू मार्च, मार्च टू मई टू जुलाई, जुलाई टू सितंबर टू नवंबर, नवंबर टू जनवरी अगेन। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखने होते हैं, इसको आप ऐसे याद रखोगे, शिशिर के लिए माफ तो माघ एंड फाल्गुन। ठीक है, फिर वसंत में वार है तो चैत्र और वैशाख, फिर ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़, तो इसको जे से याद रखना होता है। जज होता है ना जग, उससे, तो JAG। ठीक है, फिर श्रावण और भाद्रपद, फिर उसके बाद अश्विनी और कार्तिक, और मार्गशीर्ष और पुष्य। जैसे हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है कि ये इसके मंथ्स बताए गए हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो फिर नेक्स्ट आते हैं रस, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो आपको लिखना क्या है? आपको नीचे से स्टार्ट करना है। पहले मधुर लिखो, एक छोड़ दो, अम्ल लिखो, इन दोनों के बीच में लिखना है लवण, मधुर अम्ल लवण। फिर ऐसे शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो कटु लिखो, ऊपर कषाय, तो बीच में आएगा तिक्त, कटु तिक्त कषाय, तो ऐसी है। मधुर अम्ल बीच में लवण, तो कटु ऊपर तिक्त आएगा और बीच में कषाय आएगा, ये उल्टा है। ठीक है, बाकी आप एक बार अपनी बुक से रिलेट करके चेक कर लेना। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, ये मधुर ऊपर अम्ल बीच में लवण, यहाँ कटु ऊपर तिक्त बीच में कषाय, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें जो याद रखना है कि सुश्रुत एक्सक्लूडेड शिशिर ऋतु और उसकी जगह पे इंक्लूड करा हुआ है प्रावृत ऋतु, कम्स इन बिटवीन ग्रीष्म और वर्षा के बीच में, मतलब सुश्रुत ने जो याद रखा था ग्रीष्म वर्षा के बीच में एक ऋतु और डाल दी थी, वो थी प्रावृत ऋतु। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अदान काल और विसर्ग काल के डिफरेंस आपको इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। तो अदान काल को हम उत्तरायण काल भी बोलते हैं और विसर्ग को दक्षिणायन काल। अदान काल आ से याद रखो आग्नेय होगा। ठीक है, सूरज बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होगा इस टाइम पे, तो इसमें आती है शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिव जी। ठीक है, इसमें आती है। और वर्षा शरद हेमंत आती है विसर्ग में, तो वी से विसर्ग, वी से ही स्टार्ट कर दो, वर्षा शरद हेमंत। और ये सौम्य काल होगा, चंद्रमा इस टाइम पे स्ट्रांग होगा। फिर अदान काल अल्प बल वाला बॉडी में, क्योंकि एक तरीके से किसी ने चूस लिया, बहुत ज्यादा है तो हमारी बिल्कुल टायर्ड फील करेगी, तो अल्प बल होगा। ठीक है, चूस रहा है यहाँ पे। इस तरीके से उत्तम बल किसमें बताया गया? विसर्ग काल में। फिर अगर इन 3 में भी देखें तो इस ऑर्डर में है कि उत्तम बल शिशिर में, मध्यम वसंत में और अल्प ग्रीष्म में। सेम यहाँ पे इधर से धीरे धीरे बढ़ेगा, तो अल्प, मध्यम और उत्तम बताया गया है वर्षा शरद और हेमंत में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो याद रखना है आपको, यहाँ पे और क्या याद रखना है कि इसके अंदर डोमिनेंस ऑफ संचय प्रकोप, बेसिकली दोष की जो होती है वो अवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी पूछी जाती है। तो देखो पहले आपको यहाँ पे वात पित्त कफ लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कफ से। शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो संचय किसमें हुआ कफ का? शिशिर में। प्रकोप किसमें हुआ? वसंत में। और प्रशमन किसमें हुआ? ग्रीष्म में। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म। फिर याद रखना है वर्षा शरद हेमंत, तो वर्षा में क्या हुआ? संचय। प्रकोप किसका हुआ? पित्त का, शरद में। और प्रशमन कब हुआ? पित्त का, हेमंत में। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत। फिर आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि इसमें आपको प्रकोप याद रखना है वात का, वी से वर्षा और वी से ही वात का प्रकोप। आगे पीछे वाली ऋतु में क्या होता है? पहले संचय और बाद में प्रशमन। तो वर्षा शरद हेमंत, तो वर्षा के बाद शरद आएगा, तो उसमें प्रशमन, और पहले क्या आता है? ग्रीष्म, तो ग्रीष्म वर्षा शरद, तो वही लिखा हुआ है।
फिर नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऋतु संधि और यम दंष्ट्रा से आप क्या समझते हो। तो ऋतु संधि क्या होती है, जो अभी करंट ऋतु चल रही है उसका लास्ट वीक, जैसे अभी कोई भी ऋतु चल रही है उसके लास्ट 7 डेज, और आने वाले सीजन में जो ऋतु आने वाली है उसके फर्स्ट 7 डेज, ये टोटल 14 डेज का कहलाता है ऋतु संधि। तो जो धीरे धीरे इस ऋतु में पथ्य था उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए जाना और आने वाली ऋतु को अडॉप्ट करना है। तो यही लिखा है, वन शुड विथड्रॉ द रेजिमेंट ऑफ द प्रीवियस ऋतु, और आने वाली ऋतु को अडॉप्ट करना है, ये कहलाता है ऋतु संधि। ऐसी यम दंष्ट्रा क्या होता है ये याद रखना है कि कार्तिक का पहला लास्ट 8 डेज ऑफ कार्तिक मंथ और मार्ग शीर्ष जो आ रहा है उसके फर्स्ट 8 डेज, मतलब टोटल 16 डेज आर कॉल्ड एज टीथ ऑफ यम। जैसे यम होता है उसके टीथ के कारण इसको यम दंष्ट्रा, मतलब उसके जैसा बताता है कि एक तरीके से अगर इस टाइम पे रेजिमेंट फॉलो नहीं किया तो टुवर्ड्स डेथ है। तो फिर इसमें क्या करना होता है कि जो अल्प भुक्त जीवन रखेगा, वन विल बी हेल्दी अगर वो लाइट फूड खाएगा इन दिनों में, कि कार्तिक वाले के लास्ट 8 डेज और आने वाले मार्च शीर्ष के फर्स्ट 8 डेज में तो वो जीवित रहेगा। तो यही इसमें बताया है। नेक्स्ट अब हमें क्या याद रखना है, दोषों का शोधन अकॉर्डिंग टू ऋतु। तो जहां पे भी हमने पढ़ा था कि वसंत ऋतु है तो उसमें क्या कराना है, कफ हो रहा था तो कफ के लिए क्या कराना है, तीक्ष्ण वमन और नस्य टू एक्सपेल कफ। वर्षा में किसका प्रकोप था, वात का, तो वात के लिए हमें क्या करवाना होता है, हमें अनुवासन बस्ती मेनली इंपॉर्टेंट बताइए, तो वमन विरेचन निरुह अनुवासन बस्ती देनी होती है। शरद में पित्त का प्रकोप है तो विरेचन करवाएंगे, रक्तमोक्षण टू एक्सपेल पित्त। नेक्स्ट इसमें अब जो आहार विहार है वो एक साथ एक टेबल बनी हुई है, इसको इधर ही याद रख लो जिससे कि आप सारी ऋतु का डिस्क्रिप्शन, मान लो क्वेश्चन आया डिस्क्राइब हेमंत ऋतु, क्या उसका पथ्य है, आहार है, विहार है, सब कुछ, तो यहाँ से आहार विहार आपको याद आ जाएगा कि हेमंत ऋतु में हमें स्निग्ध खाना है, अम्ल लवण, साथ में आनुप मांस, मदिरा, सिद्धू और मधु का सेवन करना है। सुबह जल्दी उठना है, गुरु उष्ण वस्त्र धारण करना है, क्यों, क्योंकि ठंड होगी तो हमें धूप सेकनी है, अभ्यंग करना, उत्साधन, मूर्ध तेल और व्यायाम जो अभी चल रही है, सेम रेजिमेंट फॉलो करना है हेमंत के साथ साथ शिशिर में। वसंत में क्या कफ था तो कफ से हटाने वाली चीजें पुराना यव गौधूम, साथ में सिद्धू माधवी किसका बोला है, और कफ का शोधन करो तो वमन आदि पंचकर्म, व्यायाम, उद्वर्तन, धूमपान, कवल, अंजन। ग्रीष्म ऋतु तो मधुर शीत द्रव आहार, शीतल जल, शर्करायुक्त मंत्र, जांगल, मांस रस, घृतदुक इनका सेवन बताया। साथ में गर्मी है तो ठंडे ग्रह में दिवस, स्वप्न, रात्रि, चांदनी में शयन करने को बताया। वर्षा ऋतु है तो हमें बारिश के टाइम पे ना ऐसा खाना खाना होता है जैसे कि जिस समय ज्यादातर टॉन्सिल्स कोल्ड कफ होते हैं तो हम मधुर अम्ल लवण, लवण बेसिकली और अम्ल वाला युक्त विटामिन सी युक्त आहार लेते हैं। लघु लेते और गर्म खाना खाते हैं, सूप वगैरह ज्यादा पीते हैं, यूश पीते हैं, महेंद्र जल, ये सब बताया। साथ में क्या करना है, उद्वर्तन स्नान, गंधमाला, क्लेद विरहित स्थानों पे रहना जहाँ पे कीचड़ वगैरह ना हो, पानी ना हो। शरद में क्या है, मधुर लघु शीतल तिक्त पित्त शामक आहार बेसिकली लेना है, और जांगल मास और हंसोदक लेना है यहाँ पे इस ऋतु से जो पूछा जाता है। अब हंसोदक की बात करते हैं। पहले तो शरद ऋतु में पुष्पों की माला बताई है, अच्छी अच्छी चीजें जो भी हमें सुगंधित लगे ऐसी मालाओं का धारण। प्योर वाटर, ऐसा वाटर जो हमें यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, सब कुछ जो शरद ऋतु में बहुत अच्छा बताया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शरद ऋतु में जो याद रखना होता है वो हंसोदक है। इससे ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तप्तम तप्तांशु किरणे ही शीतम शीतांशु रश्मि भी समन्तदा आप्य होरात्र ही अगस्त्य उदय निर्वेशम शुचि हंसोदकम नाम निर्मलम मलज्ज जलम। मतलब क्या होता है इसका कि जो तप्त हो किससे, सूर्य की किरणों से, कि हमने उसको धूप में रखा, फिर रात में उसको चंद्रमा की किरणों से भी शीत कर लिया, ठीक है, फिर उसको रात्र अगस्त्य जो होता है, अगस्त्य उदय जो तारा है अगस्त्य, उसके प्रेजेंस में रखा, तो ये कैसे काम करता है, निर्विष हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी में जी निर्मलम, ठीक है, जो हमारी बॉडी में मल है उनका विसर्जन, पूरा बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्सिफाई करना, पैसिफाई करना, जितने त्रिदोष है उनके कुपित अवस्था को खत्म करना, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे बताई गई है कि जो भी शरद ऋतु है उस टाइम पे हमें अंशोदक का पान बताया गया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिरेक्युलस वाटर की तरह यूज में इसका बताया गया, क्योंकि ये ना तो ये अभिसंधि होता ना रूक्ष होता, साथ में शीतल लघु इजी टू डाइजेस्ट होता है, और साथ में जितने हमारे स्रोतस है उसके चैनल्स में इजीली जाता है, उसके लिए हितकर बताया गया है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला बताया गया है। तो ये सारा का सारा कि जो मून रेस से भी रात में कूल हो गया और डिटॉक्सिफाई करे हमारी बॉडी को स्टार अगस्त से, उसको पूरी तरीके से इस स्टार की वजह से ये जो निर्विष हो जाता है, तो इस कारण इसको प्योर माना गया है, क्लियर माना गया और कैपेबल ऑफ स्पेसिफाइंग ऑल द 3 दोषास माना गया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हंसोदक, प्योर वाटर। फिर नेक्स्ट आपको ऋतु संधि के बारे में बताया, यमदंष्ट्रा के बारे में बताया, ऋतु हरित की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजी में भी पूछते हैं और यहाँ पे भी पूछते हैं, हर जगह ये पूछा ही जाता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो याद कैसे रखना है, पीएमजी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शाशु, बस इतना याद रखना है कि शाशु, ठीक है, पीएमजी से शाशु। तो कैसे याद रखेंगे, शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो हरित की सब जगह कॉमन है, पीएमजी तो कैसे, पी से पिपली, एम से मधु, जी से गुड़, अब वर्षा शरद हेमंत लिखो, उसके बाद से रिक्वेस्ट क्या आती है, श और शु,
तो पीएमजी से शू, ये ट्रिक है इसकी, एज इट इज आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट जो याद रखना होता है वो सद्वृत है। सद्वृत का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, जो फॉलो करना है, जो मोरालिटीज फॉलो करनी है आपको अपनी लाइफ में, वो क्या क्या है। कि हमें जो हमारी इंद्रिय है कि एक्सेस यूज नहीं करना है, पूरे टाइम फोन नहीं चलाना है, पूरे टाइम गाने नहीं सुने, तो सम्यक योग ऑफ इंद्रियस, प्रज्ञा अपराधी धृति स्मृति विवरण करते हैं, तो हमें ऐसी कोई भी चीज की झूठ नहीं बोलना है, ये सब कुछ नहीं करना है। देव गुरु ब्राह्मण इन सबकी पूजा करनी है, इनकी वर्शिप करनी है, इनको रिस्पेक्ट देनी है। जितने भी हाइजीन हमें रखने के लिए है, शौच आदि कर्म, उनको फॉलो करना है। वाक हमारा सही होना चाहिए, स्पीच हमारी सही होनी चाहिए, हमें गलत नहीं बोलना है। डाइट हमें प्रॉपर फॉलो करनी है, वेगों का धारण नहीं करना है। जो आवेग धारणीय अध्याय में हम पढ़ते हैं, साथ में जो रिलेशन है विद फीमेल, उनको रिस्पेक्टफुल रखना है, अध्ययन सही से करना, जनरल रूल ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करना है। यही सद्वृत के अंदर बताया गया है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं, इसमें हमें यही चीज फॉलो करनी है। फिर नेक्स्ट आता है रसायन, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लाभोपायी शस्तनम रसादिनम रसायनम, कि जो भी रसायन है वो उनके हमें पान करने से क्या मिलता है, हमारी बॉडी को क्या क्या चीजें मिलती है। हमारी बॉडी में दीर्घायु आती है, बलों की एक तरीके से बल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वर्ण के प्रसादन कर्म हो जाता है, देह जो इंद्रिया वगैरह वो समर्थ हो जाती है। तो ये आपको लिखना है। फिर आचार रसायन आपके टीचर्स ने अगर आपको याद कराए तो डायरेक्टली वाइवा में इसका श्लोक सुनते हैं। सत्यवादिनम आक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जब शोच करम धीरम दान नित्यम तपस्विनम, देव गौ ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्धाचर्य रतम, अनिश्चस्य परम नित्य नित्यम करुण वेदिनम, संजागरणम स्वप्नम नित्य शीर घृत आशीनम। तो ये भी बताया गया है कि जो नित्य हम पान कर सकते हैं, ऐसे कौन सा रसायन है, तो शीर घृत का नित्य पान बताया गया है। सत्य बोलना और क्रोध नहीं करना, इनसे निवृत्त रहना, किससे, मद्य से, अल्कोहल से, मैथुन से, हिंसा नहीं करना। जो मॉरल ऑफ कंडक्ट है वो पूरा आचार रसायन है कि हमें क्या क्या फॉलो करना है, सच बोलना है, क्रोध रहित रहना है, मद्य मैथुन को फॉलो नहीं करना है, अहिंसक मतलब हमें वायलेंस नहीं करना है, थकानजन्य कार्य नहीं करना है, प्रशांत रहना है, जो चीज हमें पसंद है और अच्छे से बोलना है, प्यार से बोलना है, जप करना है, जो गुरु है, देव है, ब्राह्मण है, अर्चन, इन सबका करना है। और फिर साथ साथ में हमें करुणा सहित रहना है, रात में जागना नहीं है, दिन में सोना नहीं है, ये सब चीजें। और नित्य क्या है, शीघ्रत आश्रम, इनका पालन करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है धारणीय वेगों से रिलेटेड, जो हमारा रोग अनुत्पादनीय अध्याय है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि वेगान धारित वात विट मूत्र शव त्रिट शुद्धा, कि जो वेगान, जो हम वेग धारण करते हैं वो कौन से हैं, इनका धारण नहीं करना है। मतलब वेगान न धारियत वात विट मूत्र शव त्रिट शुद्धाम, निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रु हृदय रेतसाम, मतलब इनको हमें धारण, 13 जो धारणीय वेग बताएगी उनका धारण नहीं करना है। किनको धारण करना है, किनको एक्सपेल आउट नहीं करना है, वो क्या है, 3 तरीके से, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। मानसिक वेग कौन से जो हमें धारण करना है, लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निर्लज्ज, ईर्ष्या, अतिराग, कि हमें किसी के लिए बहुत ज्यादा गम में नहीं जाना है, किसी के गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं करना, इनको अपने कंट्रोल में रखना है। धारणीय वाचिक क्या, अनिर्त, झूठ नहीं बोलना, परुष कठोर नहीं बोलना, अत्यधिक नहीं बोलना, काल नहीं बोलना, और सूचक वचन, ये सब हमें बताए गए। धारणीय शारीरिक वेग, लड़ाई नहीं करनी, हिंसा, अस्त्य, किसी की चीजें नहीं चुरानी, पर पीड़ा और प्र स्त्री भोग, किसी और स्त्री भोग, एक उस दूसरी प्राय स्त्री पे नजर नहीं रखनी। ये सारण्य अधारणीय और धारणीय वेग वाला जो चैप्टर है, इसके बारे में यहाँ पे ये आता भी है कि जैसे कि वात, अगर उसको वेग को धारण करा तो क्या क्या होगा। इसकी जो टेबल्स बुक में बनी होती है, बस वही आपको लर्न करनी है कि किससे क्या होगा और उसकी चिकित्सा क्या है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसको आप खुद से एक बार टेबल जो बनी होती है वो देख लेना। फिर अष्टनिंदित पुरुष पे मेरे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आया था, कौन कौन से होता है, आपको वो 8 पुरुष पता होने चाहिए। अति दीर्घ, अति हिर्स, जो ज्यादा लंबा ज्यादा छोटा, अतिलोम जिसके बहुत सारे बाल, आलोम जिसके है ही नहीं, बहुत ज्यादा गोरा बहुत ज्यादा काला, अति स्थूल और अतिकृष्ण, ये सारे अष्टनिंदित पुरुषों में काउंट होते हैं। एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में लॉन्ग आए थे त्रियोपस्तंभ के ऊपर, फिर सब कुछ एक्सप्लेन करना था, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीनों चैप्टर्स। तो त्रियोपस्तंभ में आते हैं आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो वही इसमें यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आहार की बात करें तो आहार की निरुक्ति क्या, अहयते इति आहार अन्नपानादि सर्वः, पंचभौतिक होता है आहार हमारा, जैसे पंचभौतिक महाभूत से हमारी बॉडी बनी है, ऐसी आहार भी होता है। फिर क्या बताया गया, इसकी सुपीरियरिटी, कि आरोग्यकर होता है बॉडी में, हेल्थ डिपेंडेंट, अगर फूड हम खा रहे हैं तो भोजन अधीन होते हैं हमारी हेल्थ, अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो अच्छे से हम जिएंगे, अच्छी हमारी लाइफ स्टाइल है तो हम अच्छे से रहेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ पर्सन डिजीज फ्री, उसको प्रॉपर डाइट दो। कैसे, आहार के कर्म बताए गए हैं, प्रीणन करता है बॉडी में, सद्यो बल बढ़ाता है, देह धारक होता है, आयु बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है, स्मृति बढ़ाता है, ओजर अग्नि का वर्धन करता है। फिर वे के अनुसार अलग अलग बताए गए, जो वर्गीकरण हमें पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। एक टाइप से आहार तो
जाति के अनुसार, योनि भेद से 2 तरीके का स्थावर जंगम, प्रभाव भेद से हितकर अहितकर, वीर्य भेद से उष्ण और शीत, उपयोग भेद से भक्ष्य लेह अशन और पान। फिर पंच महाभूतिक आधार पे पार्थिव आप्य तेजस वायव्य नाभ से यह आहार बताए, षड रस से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, अष्ट वीर्य से शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु मृदु तीक्ष्ण। गुरु आदि गुण से बताए 20 तरीके का, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छल शालक्षण खर सूक्ष्म और स्थूल और सांद्र और द्रव। चरक ने 12 तरीके से ग्रुप्स बनाए हैं आहार के, क्या क्या है वो पूछा जाता है, ठीक है। शुक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, दुग्ध, इक्षु, कृतान और आहार उपयोगी वर्ग। तो आपसे ना ऐसे पूछ लेते हैं कि शुक धान्य में क्या क्या आता है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, शमी धान्य में, मांस में, शाक में, फल में, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आते आहार विधि विधान, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे खाना खाना है। तो 2 टाइम बताए, मॉर्निंग इवनिंग, यहाँ पर साथ में जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाया, ऐसी मील लेनी है, वन शुड टेक आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्रीवियस, पूरा पच जाए उसके बाद दूसरा लेना और मात्रा अनुसार लेना है। तो इसको आहार विधि विधान को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन आता है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, जिसके अंदर आते हैं प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता अष्टानी भवंती, मतलब जो 8 तरीके की चीजें बताई हैं, अष्ट बातें जो आहार विधि के विशेष हित कर बताई गई है वो क्या है, प्रकृति, मतलब प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। तो आहार और औषध द्रव्य में जो गुरु आदि गुण ये सभी उनके स्वभाव में रहते हैं। उड़द का स्वभाव गुरु है और मूंग हम बोलते हैं खाने के लिए क्योंकि वो लघु होती है। करण क्या होता है, जो स्वाभाविक द्रव्यों के संस्कार को करण कहते हैं, जो हम लोग उन द्रव्यों का संस्कार कर देते हैं, संस्कार ही गुण अंतराधानम जो हम पढ़ते हैं, उसके जो गुणों में चेंजेस हम करते हैं, तो किस किस बेसिस पे होते हैं, गुण हो तो अग्नि, ये पूछते हैं। तो गुण जल सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष से, धोने से, मंथन से, देश काल स्वरस आदि की भावना देने से, काल के प्रभाव से, इन सबसे अगर पात्र चेंज हो गया उसकी वजह से, जैसे चावल गुरु गुण जल से धोने से होता है और अग्नि के पाक करने से वो लघु हो जाता है। तो संस्कार करने से उसके जो गुणों में चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे अग्नि के अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में बताए गए हैं। फिर संयोग, तो 2 अथवा 2 से अधिक जो हमने द्रव्य मिला दिए, जैसे मधु और घी मिला दिया, ठीक है, अलग अलग सही है लेकिन समान मात्रा में विष के कारण बन जाएगा। राशि की बात करें तो अभिप्राय क्या, आहार की मात्रा कितनी ले रहे हैं, इसमें ना अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पूरा भी आ जाता है और इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं, राशि के बारे में समझाओ। तो राशि का अभिप्राय क्या है कि आहार की वो मात्रा, ये 2 प्रकार से बताइए, सर्वग्रह और परिग्रह। जब हम संपूर्ण आहार लेके एक पिंड में, मतलब एक सर्कुलर ऐसे हमने लिया, सब मिला दिया, एक पिंड की मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं, वो सर्वग्रह है, सब कुछ मिला के खा रहे हैं। तथा आहार को द्रव्य को एक एक करके नियत मात्रा में ग्रहण करना परिग्रह, अलग अलग खा रहे हैं तो वो कहलाएगा परिग्रह। सर्वग्रह में जैसे क्या कर, हमने दाल चावल आदि की पृथक पृथक मात्रा का ज्ञान आवश्यक नहीं है, सब कुछ मिला के खिचड़ी बना के खा ली। परिग्रह में सबकी मात्रा का पृथक ज्ञान करके हम खा रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में, ये दूसरा दूसरी क्वांटिटी में, ऐसे करके। देश क्या है, देश का अभिप्राय है आहार द्रव्य कहाँ उत्पन्न हुए हैं, जैसे हिमालय में उत्पन्न आहार द्रव्य स्थान प्रभाव में कैसे बताएं, गुरु, ठीक है। आनुक देश में रुक्ष बताएं, मरु देश में स्निग्ध पदार्थित कर बताएं। काल की बात करें वो 2 प्रकार का, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक काल क्या है, ऋतु, साथ में शीत उष्ण वर्षा आदि की अपेक्षा करता है। लेकिन जो हमारा अवस्थिक काल है वो कैसे होगा, जो हमारी बॉडी है, जैसे तो जैसे हमारी वय अनुसार अवस्था आती है, युवा, अडल्ट वाली अवस्था, बाल अवस्था, ऐसे। और जो काल है नित्यक काल, जैसे ऋतु, डेफिनेट जो टाइम बोल रहे हैं वो ये होता है नित्य। फिर नेक्स्ट आता है उपयोग संस्था, आहार ग्रहण करने के जो नियम है उसी को बोलते हैं उपयोग संस्था, ठीक है। ये आहार पाक की अपेक्षा करता है। उपयोक्ता जो हम कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे उपयोक्ता। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो याद रख, वो आपको ये याद रखना था कि आहार का विधान क्या है, 2 टाइम खाना है, प्रीवियस मील जब पच जाए उसके बाद दूसरी मील लेनी है। फिर आपको मात्रा के अनुसार जो चीजें याद रखनी है कि वन शुड अवॉइड 3 चीजें, अध्यशन, विषमशन और समशन, मतलब हमने खाना ले लिया, पहला वाला डाइजेस्ट भी नहीं हुआ तो उसे कहेंगे अध्यशन। विषमशन क्या होगा, हमने खाना लिया लेकिन इरेगुलर टाइम पे लिया, अभी भूख भी नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया, ज्यादा खा लिया, वो सब आपका विषमशन। फिर क्या कहलाता है आपका समशन, मतलब क्या है, एक पथ्य और एक अपथ्य दोनों को मिला के खा लिया, जैसे कि गर्म दूध के साथ कुछ आइसक्रीम खा ली, इनटेक ऑफ होलसम या अनहोलसम फूड हमने एक साथ खाया, उसे कहलाता है आपत्य, ये अवॉइड करना है। फिर आते हैं द्वादश अश्न परिविचारणाएं, 12 तरीके की जो चीजें बताई गई है आहार की, जिसको हम द्वादश अश्न परिविचारणाएं, जिनको हमें विचार करके लेना होता है, वो क्या है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष द्रव्य शुष्क एकल द्विकाल औषधयुक्त मात्राहीन दोष प्रशमन और वृत्त्यर्थ, कि मतलब हमें किस तरीके से सुश्रुत ने 12 आहार बताए जो अग्नि बल आरोग्य और रोग का अकॉर्डिंग
डिस्क्राइब करे गए हैं कि शीत आहार, उष्ण और स्निग्ध, रुक्ष, इन सब के बारे में बताया है। फिर अष्ट आहार विधि विशेष आयतन हमने पढ़ ली, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्कार, उपयोगिता, यही पूछा जाता है। फिर पथ्य आहार जो हमें खाने चाहिए वो क्या क्या है, षष्टिकशाली, रक्षशाली, हमें मूंग की दाल, गौधूम, महेंद्र जल, सैंधव, जीवंती, जांगल का मांस, रोहित मत्स्य, गौ घृत, गौ दुग्ध, ये सब हमें खाना चाहिए। तिल, तेल, शुंठी, द्राक्ष और शक्कर। क्या नहीं खाना चाहिए, नदी का जल, यवक, माश, वर्षक वाला जो जल होता है, उष्ण, सरसब, गौमांस, महिष वसा, चिलचिल, मत्स्य, अविशीर, घृत, ये सब बिल्कुल बेकार बताए गए, अहितकर बताए गए, कुसुम तेल और फाणित। फिर आहार वर्ग जो मैंने बताया 12 होते हैं। शुभ धान्य में क्या क्या आते हैं, रक्षशाली, षष्टिक, यव और गौधूम। शमी में याद रख लो सारी दालें, मुदक, माश, कुलत, तिल, आड़ की, मसूर, चने की। मांस में आपका अनुपर, जांगल मांस में अजा मांस, कुकुट, गौ मांस, मत्स्य। शाक वर्ग में आपको याद रखना है जो भी, जैसे कि बैंगन हो गया, सरसप हो गया, शिग्रू, मेथी हो गई, पटोल हो गया, कारवेलक, ये सब आपको याद रखना है। फिर फल वर्ग में फल याद रखना है, द्राक्ष, दाड़िम, कपी, जामुन, आम्र और बिल्व। हरित में क्या याद रखोगे, जैसे अदरक, मूली, प्लांडू, लहसुन, ये सारी चीजें। मध्य वर्ग में सूरा, जो भी हमारी ड्रिंक्स वाली अल्कोहलिक, तो सूरा, वारुणी, आसा, वरिष्ठ। जल में गंगा, जमुना, इन सबका जल। दुग्ध वर्ग में गाय, भैंस, इनका 8 प्रकार का जो अष्ट दुग्ध बताए गए हैं वो सब। इक्षु वर्ग में इक्षुरस, फाणित और शर्करा। कृतान वर्ग इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अंदर आते हैं मंड, पेया, विलिपी, उदोन, ओदन, युष, सक्तु, मास्टरस। अलग से भी ना वैशज कल्पना में कृतान वर्ग का डिस्क्रिप्शन और पूछा भी जाता है। आहार उपयोगी वर्ग में शुंठी, पिपली, मरीच, हिंगू, सैंधव एंड त्रिफला। सुश्रुत ने एक्सप्लेन कर है द्रव द्रव्य वर्ग और अनद्रव्य वर्ग अलग से बताएं, जिसमें द्रव द्रव्य वर्ग में जल, क्षीर, दधी, तक्र, घृत, तेल, मधु, ये सब वर्ग बताए गए हैं। और अनद्रव्य वर्ग में शाली, कुधान्य, मोदक, मांस, फल, शाक, पुष्प, कंद, देखो पुष्प कंद भी यहाँ बताया है, लवण बताया है, भक्ष्य और अनुपान बताए गए हैं। फिर आपका तेल में क्या आता है, तिल तेल, सरसप तेल, मधु में माक्षिक, ब्राह्मण, शूद्र, पौतिक, कंद वर्ग में विदारी, वारा और श्रृंगाटक, सूरन। फिर एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया था। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो फूड के अंदर मिलते हैं, जो नेसेसरी है बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मैक्रो में आपको याद रखना है क्या, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो हम जनरली सुनते आ रहे हैं। माइक्रो, विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब डिफरेंट अमाउंट्स में मिलते हैं। और उसकी स्मॉलर यूनिट होती है अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन वगैरह से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO ग्रुप से बनते हैं। शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज इसमें आते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनका फिर आपको सोर्स पता होना चाहिए। प्रोटीन हमें पता है मिल्क से, मीट से, फिश से, एग से, पल्सेस से मिलता है। और किस किस की डेफिशिएंसी PM करती है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसमें मेरेस्मस और कश्योर कराते हैं। फिर ऐसी कार्बोहाइड्रेट वीट्स वगैरह से, राइस से, इन सबसे मिलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कर देगी इसकी कमी। फैट्स हमें घी, बटर, इन सबसे मिलता है। और विटामिन एंड रेटिनॉल कैरेट, लिवर, फिश, मिल्क, चीज, बटर से। ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस और साथ में बाइट और स्पॉट विटामिन E की डेफिशिएंसी से होते हैं। ऐसी सारे विटामिन की आपको डेफिशिएंसी एक बार रीड करनी है, PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ लेना। कंपोजिशन ऑफ मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब मिलते हैं। मिल्क हाइजीन इंपॉर्टेंट है। मिल्क बॉर्न डिजीजेस पूछी जाती है तो उसमें पैराटाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब क्या है, मिल्क को हीट करना ऐसे टेम्परेचर पे, ऐसे टाइम पीरियड तक जिससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया, पैथोजन जितने भी वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और साथ में मिल्क में कोई चेंजेस भी ना आए, कॉजिंग MCD, मिनिमल चेंजेस इन दी कंपोजिशन, फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, कि वो हार्म ना हो। तो इसमें 2 तरीके के मेथड्स बताए हैं, 3 बेसिकली, होल्डर वैट मेथड, HTST मतलब हॉट हाई टेम्परेचर और थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम मेथड। UHT है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई। तो ये 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछे जाते हैं प्रेशराइजेशन ऑफ मिल्क में, ये बताए गए हैं। फिर फूड से होने वाली डिजीजेस पूछी जाए तो आपको लिखना है फूड पॉइजनिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और साथ में कॉलेरा। फिर पूछते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने खाना खा रहे हैं उसमें और सप्लीमेंट्स ऐड कर दे, एडिशनली और भी हमें वाइटामिन मिले, तो वो जैसे गोल्डन राइस है, विटामिन ए हाई, ठीक है, फॉलिक एसिड, तो ऐसे स्टेपल फूड्स जो इंप्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल कंटेंट। अडल्टरेशन क्या होता है, हमने गंदा और मिक्स कर दिया और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, बस क्वांटिटी तो बढ़ा दी, क्वालिटी डिक्रीज कर दी। जैसे अडल्टरेटेड में क्या आएगा, हमने इंफीरियर सामान मिला दिया, जैसे हमने दाल देखते हैं उसमें पत्थर कंकड़ मिले हुए आ रहे हैं, बस वेट बढ़ गया और वो अडल्टरेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी निद्रा अभी हमने पढ़ा है, वो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टि काशर्य बलाबलम, फिर वृष्ट क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नचा, अभी हमने पढ़ लिए सारे पॉइंट्स। फिर निद्रा क्या होता है, यदा तु मनसि क्लांति ही कर्मात्मनः क्लम अन्विताः विषय अभ्यः निर्वर्तन्ते तदा स्वप्ति मानवाः।
ठीक है। 7 टाइप्स की बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, निद्रा के टाइप्स पे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या क्या होते हैं? तमोभवा, जिसमें तमस गुण बढ़ जाए। श्लेष्म समुद्भवा, जिसमें एग्रीवेशन हो जाए श्लेष्म का, कफ का। मनः श्रम संभवा, जो आप थक गए हो, नॉर्मली मेंटल एग्जॉशन, बहुत सोच सोच के थक गए तब भी नींद आ रही है। फिर शरीर, हम कोई एक्सरसाइज करी है, बहुत फिजिकल एग्जॉशन है तो नींद आ रही है। आगंतुकी, मतलब कोई एक्सोजिनस कॉज है, कोई चोट लग गई, कोई डिजीज हो गई उसकी वजह से, व्याधि डिजीज की वजह से। और रात्रि, जो आपको नींद आती है नॉर्मली, ठीक है, रात में। तो ये 7 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। फिर रात्रि जागरण से क्या होता है? बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, वात बढ़ेगा। दिवस स्वप्न से स्निग्धता बढ़ेगी, कफ बढ़ेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। दिवस स्वप्न इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बॉडी के अंदर स्निग्धता बढ़ा देगा, कफ दोष बढ़ेगा, इसलिए वन को नहीं सोना चाहिए दिन में। अब दिन में कब सोना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब सोना है? दोस्त जो थके हुए हैं ऑलरेडी, क्या कर चुके हैं, जिन्होंने कोई कर्म भार उद्विकर्षिता, मतलब बहुत ज्यादा उद्विकर्षिता, मतलब बहुत वीक है, साथ में कोई पढ़ रहा है, गीत अध्ययन मध्य स्त्री कर्म, ये सब करने के कारण, जैसे कि जो पर्सन बहुत ज्यादा गा गा के थक गया है, जो स्टडी कर करके थक चुका है, जिसने बहुत ज्यादा मद्यपान कर रखा है, सेक्सुअल एक्ट से थका हुआ है, पंचकर्म फॉलो कर रहा है, या हैवी वेट उठा रहा है, या साथ में बहुत चल रहा है, या अजीर्ण अवस्था, शतशीन वृद्ध बाल अबलम, जो सफर कर रहा है इंडाइजेशन से, साथ में शतशीन हो रखा है, या फिर डे स्लीप इन लोगों में, ओल्डर पर्सन में, और वीक पर्सन में, चिल्ड्रन में इंडिकेटेड है। अनिद्रा इंसोम्निया को बोलते हैं, हमने बताया था अभी, तीक्ष्ण शोधन से, रक्त मोक्षण, भय, चिंता, क्रोध, अतिव्यायाम, इनसे वो हो जाती है। अति निद्रा तमोगुण की प्रभाव, या फिर बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाए तब भी होती है। आहार विहार जो डिस्टर्ब करते हैं वो सब हमने पढ़ लिया, और साउंड स्लीप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी पढ़ लिया। ब्रह्मचर्य हमने पढ़ा अभी नहीं, हमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जो त्रयोपस्तंभ पे क्वेश्चन आता है उसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम, सोमनस्य प्रवृत्तो, ब्राह्मण ज्ञान गुणाह गृहन्ते। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो ब्रह्मचर्य शब्द है वो इंद्रियों का संयम रखना, सोमनस्य प्रवृत्तो ब्रह्म ज्ञान अनुगुणाह गृहन्ते, इसके बारे में बताया गया। अभी हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है, साथ में अब्रह्मचर्या क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ब्रह्मचर्या का फॉलो करना है, मतलब कि संभोग मैथुन कर्म की तरीके से बोला गया नहीं करना है, क्योंकि अब्रह्मचर्या यहाँ पे लिखा हुआ है संभोग को फॉलो करना। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमें अच्छी लाइफ, लॉन्गिविटी चाहिए लाइफ में, बल चाहिए। इंद्रियों को अगर हम संयम में रखेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ, सक्सेस, फेम, अट्रैक्टिवनेस, साथ में हमें पीस और प्योरिटी ऑफ माइंड मिलेगी। तो इसको और इलेबोरेट करते हैं। त्रयोपस्तंभ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें हमने आहार पढ़ लिया, निद्रा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो ब्रह्मचर्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अलग से जो अग्रवाल वाली बुक है उससे इमेज ले रखी है कि ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य का उपयोग और महत्व ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। तो ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम, सोमनस्य प्रभृत्यो ब्रह्म ज्ञान अनुगुणाः गृहन्ते, मतलब ब्रह्मचार्य शब्द, ब्रह्मचर्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि इंद्रियों को अपने संयम में रखना, उसका नियमन मतलब कंट्रोल रखना, और मन के शुभ भाव को जो ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल होते हैं उनका ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रमुख रूप से क्या है कि जो उपस्थ इंद्रिय है उस पर कंट्रोल रखना, अर्थात मैथुन के संबंध में जो भी है वो सम्यक प्रयोग करना ही ब्रह्मचर्य, और इसका जस्ट वाइस वर्सा इज अब्रह्मचर्य, दैट इज इनवॉलेंट्री, मतलब जैसे मूवमेंट्स है कोई भी हमारी बॉडी के, ठीक है, उस पर तो हम कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन जो वॉलेंट्री एक्शंस अपने मन पे, जो इंद्रिय है उन पे अगर हम संयम रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं अर्जिस के ऊपर, तो वो चीज कहलाती है इधर उपस्थ इंद्रिय के रिलेटेड ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य पालन से होगा क्या? ब्रह्मचर्य पालन में शुक्र की रक्षा द्वारा शुक्र की जो अनावश्यक हानि है जो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो शरीर की अंतिम सार धातु है। हमने इसका पूरा पढ़ा हुआ है ना कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, और अस्थि से मज्जा, और अस्थि से मज्जा, और लास्ट में मज्जा धातु से क्या उत्पन्न होता है? शुक्र उत्पन्न होता है। तो वही मज्जा जो है वो अपनी अग्नियों द्वारा जब परिपक्व हो जाती है तो उसमें जो स्नेह भाग होता है उससे शुक्र का निर्माण होता है। वायु और आकाश आदि के द्वारा अस्थियों में छिद्र होते हैं, और उन्हीं छिद्र के द्वारा शुक्र का स्राव होता है। तो जिस प्रकार जैसे जल से भरे हुए घड़ा हम लेते हैं उसमें से जल का स्राव होता है, उसी प्रकार शुक्र मैथुन जन्य संकल्प के द्वारा शरीर में हर्ष उत्पन्न करता है। तो शरीर के अंदर शुक्रवाही स्रोत से वो वेग बाहर आता है। तो हमें इसमें जो कंट्रोल ऑफ अर्जेस बताया उसी के अंदर ये लिखा हुआ है। और साथ में क्या करना है, फिर ब्रह्मचर्य के पालन से इसकी रक्षा होगी। तो इसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि वो अंतिम सार है। इसके अतिरिक्त वह तेज, बल, वीर्य, प्रज्ञा और यशवर्धक बताया ब्रह्मचर्य का पालन। अगर उसका उल्टा करे, अति व्यवाही या फिर वीर्य नाश फल, इसका मतलब क्या है? बॉडी में वीकनेस आएगी, दुर्बलता, मुख में तृष्णा का मतलब एक तरीके से मुख शोष रहेगा, ड्राइनेस रहेगी, पांडु एनीमिया हो जाएगा, थकान होगी, पीड़ा, क्लीफता, इनफर्टिलिटी की तरफ वो लीड करेगा। शुक्र का क्षीण होना, ये शुक्र क्षय के लक्षण भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर तो आपको यही सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसको और क्या
एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर इसको वीर्यनाश फल के बारे में अति विवाह से और सुश्रुत ने क्या बताया कि लिंग एवं वृषण में वेदना होगी, मैथुन करने में आसक्ति, देर से शुक्र स्राव होगा, अल्प होगा, जितना भी हम पढ़ते हैं एजोस्पर्मिया पढ़ते हैं, ओलिगोस्पर्मिया पढ़ते हैं, वो सब इसमें आएगा। शुक्र से रक्त आना, शुक्र ना आना या फिर शुक्रक्षय के सारे लक्षण बताए हैं। शोष पीड़ा, प्लीह वृद्धि, मूर्छा एवं मृत्यु। वीर्योत्पत्ति से ये हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो पढ़ना था कि कर्म, मन एवं वचन, ये सभी अवस्थाओं में हमेशा इसमें जो मैथुन का त्याग करना है उसी को ब्रह्मचर्य बोला है। यह ध्यान देने योग्य बात जो बोली है धार्मिक संहिताओं ग्रंथ के अंदर कि सर्वत्र निरोध ब्रह्मचर्य है, किसका, मैथुन का, कोइटस का, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य साधु सन्यासी महापुरुषों के जो पालन योग्य है, किंतु आयुर्वेद में वर्णित ब्रह्मचर्य मैथुन का सम्यक प्रयोग बताया है। ऐसे नहीं बोला कि कंप्लीट वर्ड बिल्कुल हटाना, इसका मतलब है कि इन कंट्रोल, तो जो कि जन साधारण गृहस्थ द्वारा पालन करने योग्य होता है। यदि जन साधारण इसका सर्वत्र त्याग कर देंगे तो क्या होगा, शुक्रवेग धारण जन्य रोग भी हो सकते हैं, इसलिए इसको सर्वत्र मतलब कंप्लीट वो नहीं करा कि एक्सपेल, हटाने को नहीं बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि कंट्रोल रूप में। तो अभी फर्स्ट लाइन जो लिखी थी इसमें लिखा हुआ था इंद्रिय संयम, तो यहाँ पे आपको इस पे ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इफ यू वांट तो हम लोग योग और नेचुरोपैथी कवर कर सकते हैं। बाकी आप इसकी और भी वीडियोस जो प्लेलिस्ट में हैं वो चेक कर सकते हो, वहां पर नेचुरोपैथी की हाइड्रोथेरेपी की पूरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके मैंने डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ आ ब्रह्मचर्य क्या है, इफ अ पर्सन कंट्रोल हिज इंद्रिया, ठीक है, इन एक्सेस एंड हिज डिजायर्स ऑफ कॉपुलेशन इज नॉट फुलफिल्ड, तो वो क्या विकार उत्पन्न कर सकता है कि अगर उसने नहीं करा ऐसा फॉलो तो मेदोवृद्धि, शिथिलता और मानसिक विकार उसमें मिलेंगे। इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं कि विवाह संबंधी रूल्स क्या है, नियम क्या है, कि क्या क्या फॉलो करना होता है। तो वन शुड प्रैक्टिस सेक्सुअल एक्ट ड्यूरिंग द सीजन एंड रूल्स मेंशन इन द क्लासिक्स ओनली, जो भी हमारी संहिताओं में वर्णित है कि कौन सी ऋतुचर्या में नहीं करना है, क्या करना है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। साथ में जैसे अतुल्य गोत्र अध्याय हम लोग जो पढ़ते हैं कि सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं करते, उसके रीजन, स्वरूप होनी चाहिए, जो वुमेन के बारे में बताया, शुद्ध होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए और यौवन अवस्था में होनी चाहिए। अति विवाह से क्या नुकसान होते हैं, शुक्रक्षय, वीर्यनाश, दुर्बलता, क्लीवता, वात व्याधि, क्षय और काशर्य, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और साथ में आयु का ह्रास होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, इम्पोटेंसी, क्लीवता, इनफर्टिलिटी, आहर्षण, दौर्बल्य, मुक्षोष, पांडु, जो हमने पढ़ लिया वही सब यहाँ लिखा हुआ है। कैसे रख सकते हैं वीर्य की रक्षा बोले तो फिर वन शुड फॉलो ब्रह्मचर्य, और अगर वो मैरिड है तो इन जो मेंशन्ड है जो प्रोसीजर्स ऋतुकाल के अनुसार और ओनली विद हिज वाइफ वो लिखा हुआ है। साथ में किसका सेवन करना है, दूध का, घी का, तो वही लिखा है शीर। साथ में शुक्रल जो भी औषधियां बताई है, जीवनीय बताई है, जैसे अश्वगंधा बताए और जो भी भृंगण द्रव्य बताए हैं, पत्थे, शाली, गौधूम, शीर, घृत, कुकुटांड, ये सब का सेवन बताया गया, शीला जतु, शतावरी। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है पार्ट 1 का रिवीजन। आई होप आपको ये सारा समझ आएगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो रिगार्डिंग योर एग्जाम। If you want any further videos, you can mention it in the comment section. And remaining yoga and naturopathy, I will cover if you want. Then do mention in the comment section. As soon as I will get time, I will upload. Thank you so much for watching this video. Do like, share, subscribe, and PDF will be available at my Telegram channel. Thank you.